फिजिक्स का एक ऐसा चैप्टर जो हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, चाहे वो जेई एडवांस का एग्जाम हो, चाहे वो जेई मेन का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे जितने भी जनरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सारे के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माने जाते हैं जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, एरर मेजरमेंट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो चलिए बिना कुछ बातें किए सीधा स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस को। मैं आपका अपना झा सर। तो बिना कुछ बातें किए सीधा स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये यूनिट्स क्या होता है, सर ये डायमेंशंस क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से और बारीकी से स्टडी करिएगा कि यूनिट्स क्या होता है और डायमेंशंस क्या होता है। तो आपको यूनिट्स को समझाने के लिए एक छोटा सा कहानी सुनाता हूं। शायद इस कहानी में हर आंसर छुपा हुआ है। आज सुबह सुबह की बात है मेरे बच्चे। हर्ष की मम्मी ने कहा हर्ष को कि बेटे आज चले जाओ मार्केट और वहां से 5 किलो चावल लेना। अब हर्ष जाता है मार्केट में और कहता है कि अंकल 5 चावल दे दो। अब हर्ष ने एक छोटी सी गलती किया है, ध्यान से सुनिएगा। हर्ष ने कहा 5 चावल दे दो और दुकानदार ने क्या किया, 5 चावल के दाने लेकर के हर्ष के हाथ में रख दिया। अब हर्ष तो कंफ्यूज है, यार ये क्या दे दिया। तो हर्ष पूछता है अंकल आपने ये क्या दिया। तो अंकल कहता है कि बेटे आपने तो कहा था 5 चावल दे दो। सोच के देखो हर्ष ने क्या गलती किया। हर्ष ने 5 वर्ड तो यूज किया लेकिन इसका यूनिट्स नहीं बोल पाया। अब 5 क्या है, मीटर, सेकेंड कि किलोग्राम की क्या चीज। अब यही एक चीजें होती है जो हर क्वांटिटी को, हर फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करता है। अगर हर्ष ने बोला होता कि 5 किलोग्राम चावल दे दो तो ये जान पाता कि भैया ये तो 5 किलोग्राम चावल बोल रहा है। अगर हर्ष बोलता कि 5 सेकेंड में चल गया तो भाई सेकेंड मतलब टाइम की बातें होने लगती। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए उसकी यूनिट्स की जरूरत पड़ी है। आज इस चैप्टर में हम लोग वही डिस्कस करने जा रहे हैं, यूनिट्स को और उसके डायमेंशंस को, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं और शुरू करेंगे। उससे पहले छोटी छोटी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। इतनी छोटी छोटी बात को स्टडी करेंगे बच्चों, और एक ही लेक्चर में, इस एक ही लेक्चर में, एक ही वीडियो में पूरे के पूरे यूनिट्स एंड डायमेंशन को फिनिश करने जा रहे हैं आज। उसके बाद आपको दुनिया में कोई भी क्वेश्चन उठाए करना है। मैंने क्या बोला, दुनिया में कोई भी क्वेश्चन उठाए करना है अप टू योर सिलेबस। आपसे एक सिंगल क्वेश्चन अटकेगा ही नहीं, डॉट्स ही राइज नहीं करेगा। तो याद रखना, बस एक वीडियो आपके लिए काफी है और कोई भी सा भी क्वेश्चन कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। अब यूनिट तो समझ में आ गया कि भाई यूनिट्स है क्या चीज है। अब ये फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं मेरे बच्चे, अगर वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहने वाले फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। और इसकी जो यूनिट्स होती है उसे कहते हैं बच्चों फंडामेंटल यूनिट्स। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। जैसे मैंने आपको कहा बच्चों लेंथ। अब आप जानते हो कि ये लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्यों फंडामेंटल क्वांटिटी है? क्योंकि इसको और किसी से मतलब नहीं है। लेंथ को मास से कोई मतलब नहीं है, मास को टाइम से कोई मतलब नहीं है, टाइम को टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। तो कुछ मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी को रखा, जैसे मैंने बोला लेंथ, जैसे मैंने बोला मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मोल और प्लेन एंगल। ये सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी थे और मैंने इसके यूनिट्स का नाम कुछ ऐसे लिखा कि भाई लेंथ का यूनिट मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, मोल को ऐसे लिखते हैं मोल, और प्लेन एंगल को रेडियन से लिखेंगे। अब ध्यान देना, दो तरीके क्वांटिटी में यहां पर मुझे मिला। यहां पर दो तरीके के यूनिट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक तो फंडामेंटल यूनिट्स और एक होता है डिराइव्ड यूनिट्स। एक होता है बच्चों डिराइव्ड यूनिट्स। अब डिराइव्ड यूनिट्स क्या हुआ, जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी से बनने वाले यूनिट्स थे उसको मैंने नाम दिया डिराइव्ड यूनिट्स।
यूनिट्स मेड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स नॉन एज डिराइव्ड यूनिट्स। अब यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं था, दिक्कत तब आया जब यहां बहुत बड़ी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। कैसे, जरा सोचो कि जैसे मैंने कहा कि हर्ष ने कहा दुकानदार को कि अंकल 5 किलोग्राम चावल दे दो, तो भाई सोचो किसी और कंट्री में कोई बच्चा जाता है, वहां ग्राम से बात करता है कि 10 ग्राम चावल दे दो, 100 ग्राम चावल दे दो, 1000 ग्राम चावल दे दो। तो हर कंट्री अलग 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 बातें करने लगा था। जैसे सोच के देखो, कहीं पर मैं मीटर में बात करता हूं, तो कहीं पर मैं सेंटीमीटर में बात करता हूं, तो कहीं पर ये फीट में बात होती है। तो हर कंट्री अलग 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 पैमाना रखता है मेजरमेंट करने का। जैसे इस तरीके से हमने एक सिस्टम को दो प्रकार से दिखाने की कोशिश किया है। अब देखोगे सीजीएस, कहीं देखोगे एमकेएस, और भी होते हैं सिस्टम्स। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एमकेएस का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। तो अलग अलग कंट्रीज अलग अलग फॉर्मेट रखा हुआ था। अब हम लोग बहुत कंफ्यूज थे कि यार हमें तो एक के बारे में स्टडी करना है, तो सारे साइंटिस्ट मिलकर के एक नया पैमाना लिया, इसका नाम रखा डायमेंशंस। अब एक एसआई यूनिट्स के ऊपर में हम सारी बातें आज करने जा रहे हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, सारे के डायमेंशंस निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यूनिट्स तो मुझे समझ में आ गया कि भाई मास है तो किलोग्राम है, लेंथ है तो भाई मीटर है, टाइम है तो सेकेंड है, ये सारे एसआई यूनिट्स थे। अब इसका हम डायमेंशन निकालने की कोशिश करेंगे। अब डायमेंशंस में हम लोग क्या करेंगे, जरा समझने की कोशिश करो। बेसिकली हम लोग क्या करने जा रहे हैं उसको समझो। हमें ABCDEF लिखना आ गया है, अब हम वर्ड्स लिखना स्टार्ट करेंगे। तो डायमेंशनल फार्मूला वही होता है, मतलब हम इसका वर्ड्स लिखना स्टार्ट करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा एक छोटा सा पॉइंट्स यहां पर और दिक्कत क्या करता है कि वर्ड्स तो तभी लिखना आएगा जब हमें शब्दों के बारे में सही से पता होगा। मतलब इसके डायमेंशंस तुम तभी निकाल पाओगे जब इसके फॉर्मूलाज तुम्हें पहले से पता होगा। इसीलिए मैं कभी भी यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर को पहला चैप्टर के रूप में कभी नहीं पढ़ाता, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर बच्चों को विस्कोसिटी नहीं पता होगा तो उसका डायमेंशंस कैसे निकालेगा। तो इसलिए मुझे यहां तक पता है, आपको इतना आइडिया लग चुका है, काफी चीजें सिलेबस में हो चुका है, तो आपको ये बातें तो पता लग चुका है कि किसका क्या फॉर्मूलाज होते हैं। तब डायमेंशंस निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायमेंशंस को। तो बच्चों अब यहां पर आपके सामने आ गया कि फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। अब जब भी हमें डायमेंशनल फार्मूला की बात करेगा तो आप जरा समझिए, हमें पहले लिखना पड़ेगा वेलोसिटी का फार्मूला। क्या होता है वेलोसिटी का फार्मूला? तो आपका जवाब होता है कि सर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यही तो होता है बच्चों, सोच के देखो। अब हमें एक चीज ध्यान देना होगा, यहां पर 3 शब्दों को चयन करो, मास, लेंथ और टाइम। अब मैंने क्या बोला, टाइम को कभी सेकंड बोलोगे, कभी आवर बोलोगे, कभी मिनट बोलोगे। तो मेरे कहने का मतलब है तुम कुछ मत बोलो, टाइम को टी बोलो। ऐसे ही लेंथ को तुम एल बोलो, ना फीट बोलो, ना मीटर बोलो, ना सेंटीमीटर बोलो, तुम क्या बोलो, एल बोलो। मास को ना तुम किलोग्राम बोलो, ना ग्राम बोलो, कुछ मत बोलो, तुम एम बोलो। अब यहां पर तुम समझो, यहां डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट का को हम किससे लिखेंगे? भाई डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा तो लेंथ होगा, तो मैं लिख दूंगा एल। और टाइम को कैसे लिखूंगा बच्चों? टाइम को लिखने का तरीका मैंने बताया, इसको टी लिखो। अब इसको इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बन गया, जरा ध्यान देना। V बराबर एल, टी ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1। टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, -1। अब इसको ऐसे लिखने से अच्छा होगा, बेस्ट तरीका क्या होगा लिखने का, जरा ध्यान दो। इसको कैसे डायमेंशनली हम लिखेंगे, m0 l1 t-1, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। उम्मीद करता हूं ये बातें समझ में आ रहा होगा। आप ऐसे भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको अगर ऐसे लिखते हो तो बेस्ट माना जाता है। अब जैसे मैंने कहा एक्सेलरेशन, जरा सोचो मेरे बच्चे, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? तो आपका जवाब होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। अब तुम बताओ वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या था? तो कहोगे सर यही तो डायमेंशनल फार्मूला था,
कितना था, एल टी माइनस वन, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला था। और टाइम को कैसे लिखते हो, टी से। तो मैं एक्सेलरेशन के डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखूंगा, एल टी माइनस टू, बस यही इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा। लेकिन इसको और सुंदर लिखने के लिए हम क्या लिखें, एम जीरो एल वन टी माइनस टू। तो किस प्रकार से डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, उम्मीद करता हूं समझ में बहुत अच्छे से आने लगा होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए बच्चों। अब हम बात करेंगे फोर्स का। तो मैंने कहा फोर्स का डायमेंशंस कैसे निकाला जाए। तो सोचो फोर्स को कैसे लिखते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है फोर्स का फॉर्मूला। आपको बस फॉर्मूला आना चाहिए, डायमेंशंस तो वैसे ही निकल जाएंगे। तो मुझे बताओ बच्चों, मास के बदले मैंने क्या बोला था, एम लिखो, और ए के बदले में क्या लिखोगे, अभी सिखाया था, देखो अभी सिखाया था। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो कितना होगा, एम वन एल वन टी माइनस टू, एम वन एल वन टी माइनस टू। आप इसको ऐसे भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा एम वन एल वन टी माइनस टू लिखने में। फिर हम बात करेंगे वर्क का। आप जानते हो वर्क के बारे में, वर्क होता है फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है बच्चों, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। तो बताइए इसको कैसे लिखेंगे। अभी अभी आपने फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बताया, क्या था डायमेंशनल फार्मूला, एम एल टी माइनस टू, और एस कितना है मेरे बच्चे, एल। तो बताइए इसका फाइनल डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, एम एल टू, एम एल का पावर वन, एल वन मतलब एल टू, टी माइनस टू, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। ऐसे मैं बोलूंगा एनर्जी। तो आप तो जानते हो एनर्जी की अगर हम बात करें तो भाई एनर्जी और वर्क तो में अंतर तो होता नहीं है। तो जो डायमेंशनल फार्मूला एनर्जी का होगा वही डायमेंशनल फार्मूला वर्क का भी होगा। तो मैं कह सकता हूं कि वर्क का जो डायमेंशंस है वो एम एल टू टी माइनस टू है। एनर्जी का भी डायमेंशन हो जाएगा बच्चों एम एल टू टी माइनस टू। उम्मीद करता हूं छोटी छोटी बातें समझ में बहुत अच्छे से आने लगा होगा बच्चों। आइए कुछ ज्यादा क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे ताकि एक एक चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब आता है प्रेशर। तो भाई आप तो जानते हो, मैंने कहा ना आपको फार्मूला याद होनी चाहिए। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। प्रेशर का फार्मूला होता है मेरे बच्चे फोर्स बाय एरिया। तो बच्चों बताओ फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। और एरिया को कैसे लिखोगे सोच के देखो, एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर। अगर आप रेक्टेंगल की बात करेंगे तो कहेंगे एल गुना बी, या सर्कल का कहेंगे तो पाई आर स्क्वायर, पाई तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो जो भी कुछ होगा वो क्या लिखोगे, एल और एल, एल गुना एल ही लिखोगे। तो भाई एरिया जब भी आएगा तो एल स्क्वायर के फॉर्म में ही आएगा, तो मैं लिख दूंगा एल टू। तो बताओ इसका डायमेंशन क्या होगा। तो आपका जवाब होगा एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। तो ये किसका डायमेंशन हो गया बच्चों, प्रेशर का। तो प्रेशर का डायमेंशन होगा एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। हम बात करेंगे फिर से मोमेंटम। हम बात करने जा रहे हैं मोमेंटम। पहले फॉर्मूला बताओ मोमेंटम का क्या होता है, मास गुना वेलोसिटी। तो बच्चों सोचो और बताओ मुझे इसका क्या डायमेंशन बताओगे। तो कहोगे मास के बदले में एम लिखेंगे और वेलोसिटी के बदले में लिख देंगे एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। तो बताएं इसका डायमेंशन क्या होगा बच्चों, एम वन एल वन टी माइनस वन या एम एल टी माइनस वन, एक ही बात है। फिर हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम। तो अगला पॉइंट है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, एम वी आर। बच्चों ये एम क्या होता है, वी क्या होता है और आर क्या होता है पहले से पता है आपको, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार याद करवा दूं। एम क्या हुआ, मास, तो इसका डायमेंशन क्या होगा एम। वी क्या हुआ, वेलोसिटी, इसका डायमेंशन हो जाएगा एल टी माइनस वन। और आर क्या होगा, एल। तो बताएं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एम एल टू टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन। अब बात करेंगे बच्चों
अगले पॉइंट पे आते हैं, फिर समझने की कोशिश करेंगे। टॉर्क। अब ये टॉर्क क्या है जरा समझो। तो आपको पता होगा टॉर्क का फॉर्मूला होता है F गुना आर। क्या होता है? F गुना आर, फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो भाई फोर्स का डायमेंशन क्या लिखोगे? mlt-2। और ये आर क्या है? ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस का क्या होता है? एल। इसका फाइनल फॉर्मूला क्या होगा? ml2t-2। तो देखो टॉर्क का डायमेंशन ये हो गया और एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या था? ml2 आइए फिर समझने की कोशिश करेंगे। इम्पल्स। इम्पल्स को हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चों? आइस। इम्पल्स होता है, इम्पल्स होता है बच्चों या तो चेंज इन मोमेंटम या फोर्स गुना टाइम। फोर्स गुना टाइम। मैं बार बार कह रहा हूं कोई भी हमें फॉर्मूला आना चाहिए, कोई भी फॉर्मूला आ जाए जिसमें इम्पल्स में इम्पल्स का फॉर्मेट रहे तो वो सारे फॉर्मूला जायज है। कोई भी फॉर्मूला का अगर एग्जिस्टेंस है तो डायमेंशनली फिट होगा, ये ध्यान रखना। तो चाहे कैसा भी फॉर्मूला हो, कोई भी फॉर्मूला हो जिसमें इम्पल्स वर्ड है तो वो फॉर्मूला से आप डायमेंशन निकाल सकते हो बड़ी इजीली। तो बताओ इम्पल्स का फॉर्मूला क्या था? फोर्स गुना टाइम। अब फोर्स का डायमेंशन क्या लिखोगे? mlt-2 और t का डायमेंशन हो जाएगा t। तो देखो इसका आंसर कितना हो गया? mlt-1। आपने एक बात नोट किया, यहां डायमेंशनली प्रूफ हो रहा है। जो इंपल्स होता है ना वो चेंज इन मोमेंटम होता है, क्योंकि मोमेंटम का भी यही डायमेंशन था और इंपल्स का भी यही डायमेंशन है। फिर हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको पता होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास गुना mr²। अब यहां पर समझो मास का डायमेंशन क्या लिखोगे? m। मास का डायमेंशन आ जाएगा m और r का डायमेंशन क्या होगा? l। तो ml2। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ml2। क्या डायमेंशन हो जाएगा? ml2। इसका डायमेंशन हो जाएगा बच्चों ml2। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? स्ट्रेस। अब बात करते हैं स्ट्रेस क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करिए। स्ट्रेस होता है, ध्यान से, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो ध्यान देना कि स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसी को हम लोग प्रेशर भी कहते हैं। तो ध्यान देना स्ट्रेस का डायमेंशन वही होगा जो प्रेशर का डायमेंशन हो जाएगा। तो जरा बताओ फोर्स का वैल्यू क्या होता है? mlt-2 और एरिया को कैसे लिखोगे? L2। तो भाई इसका डायमेंशन क्या लिखोगे? ml-1 t-2। तो स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होगा? ml-1 t-2। तो ध्यान देना प्रेशर का और स्ट्रेस का डायमेंशन बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा। अब यहां पर आप बात समझो स्ट्रेन। अब ये स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन को लिखते हैं हम लोग बच्चों चेंज इन लेंथ बाय टोटल लेंथ। अब देखो इसका डायमेंशन भी एल है और इसका भी डायमेंशन एल है। इसका मतलब ये कांस्टेंट क्वांटिटी हो गया और ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। इसके पास कोई भी डायमेंशन है ही नहीं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ये। बच्चों अगला पॉइंट उठता है यंग्स मॉडुलस। अब यंग्स मॉडुलस क्या होता है? तो आपको पता होगा यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब यही समझ में आएगा स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस, स्ट्रेन की जरूरत ही नहीं है, और स्ट्रेस का जो डायमेंशन है वो इतना है ml-1 ml-1 t-2। तो यही इसका डायमेंशन हो जाएगा यंग्स मॉडुलस का। तो उम्मीद करता हूं इतनी बातें बहुत अच्छे से हमारे बच्चों को समझ में आने लगा होगा। तो बस प्रैक्टिस करते चले जाओ, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होता है। अब भाई लेटेंट हीट क्या होता है जरा समझो। लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है dq बराबर मास गुना लेटेंट हीट। मैं पहले बोल चुका हूं हमें कोई भी ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें लेटेंट हीट का टर्म अटैच होगा, हम उससे बड़ी आसानी से बना लेंगे। अब मुझे बताओ लेटेंट हीट मतलब एल, इसको कैसे डिफाइन करोगे? तो कहोगे dq बाय m। अब मुझे ये बताओ ये dq क्या है? तो कहोगे सर जी ये तो एनर्जी है, और ये m क्या है? एनर्जी क्या है? ये क्या है? मास है। तो बच्चों मुझे बताओ एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा
जो वर्क का डायमेंशन है, एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, जो वर्क का डायमेंशन है। और वर्क का डायमेंशन मैंने अभी निकालना सिखाया था, प्लीज चेक। यहां से देखो, यहां से देखो, मैंने वर्क का डायमेंशन निकलवाया था बच्चों, और वर्क का डायमेंशन कितना आया था, अब देख सकते हो, ml2t-2, ml2t-2, और एनर्जी का भी निकलवाया था ml2t-2। तो भाई यहां से सीधा हम लिख देते हैं ml2t-2, ml2 डिवाइडेड बाय m। इसका आंसर कितना होगा, m0 L2 T-2। यही डायमेंशन हो जाएगा बच्चों लेटेंट हीट का, लेटेंट हीट का यही डायमेंशन होगा। अगला पॉइंट उठता है बच्चों स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है dq का होता है mS/dt। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना, एक नया टर्म उठ के आ रहा है भाई, स्पेसिफिक हीट मतलब S को लिख दोगे dq बाय mdt। मुझे एक एक शब्दों को चयन करना पड़ेगा। dq का डायमेंशन क्या है बच्चों, तो आपका जवाब होगा ml2 और ये क्या है, m है। अब यहां देखो ये जो dt है ना, ये क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है, केल्विन। मैं लिखवा रखा हूं केल्विन, तो बस k लिख देंगे इसको ऐसे। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, m0 L2 T-2 K-1। यस, यही इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा m0 L2 T-2 K-1। अगला टर्म उठता है बच्चों प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट की बात करेंगे तब क्या होता है, पहले तो ये जानो कि ग्रेडियंट क्या होता है। किसी भी चीज को लेंथ से डिवाइड कर दो तो बन जाता है ग्रेडियंट। जैसे dv/dl, तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो किसी भी चीज को लेंथ से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाता है, ग्रेडियंट। तो हमें पता करना होता है प्रेशर ग्रेडियंट को, मतलब dp/dl। dp/dl मतलब बच्चों प्रेशर का ग्रेडियंट, प्रेशर का ग्रेडियंट मतलब डीपी। डीपी मतलब प्रेशर, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर को कैसे लिखते हो, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया डिवाइडेड बाय डीएल। डीएल का क्या हो जाएगा, एल। बस सॉल्व कर दो, कुछ सोचना ही नहीं है। फोर्स क्या होता है, ml/T-2, और एरिया क्या लिखते हो, L²। नीचे क्या है, L। तो बस सोच के बताओ क्या डाटा मिल गया, ml/T-2/L³। बस फाइनल आंसर दे दो, ml/T-2/L³। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा m1L-2T-2। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसे कहेंगे प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशनल फार्मूला होगा m1L-2T-2। अब छोटे छोटे बातों को और समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां देखो बात उठता है चार्ज। मैं पहले ही बता चुका हूं कि उतने सारे जो थे, जो 7-8 जो मैंने बताया था, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज थे और वो सारे इंडिपेंडेंट था। तो उसमें एक क्वांटिटी का नाम लिया था करंट, याद होगा आपको, करंट। तो अब यहां पर चार्ज को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ ऐसी बात करना होगा कि I बराबर होता है dq/dt, dq/dt। अब ये q क्या हुआ, चार्ज। तो भाई हमें बात करना होगा dq को कैसे लिखोगे, तो कहोगे I/dt। बस यही आंसर है इसका। अब जरा समझो, हमें चार्ज का डायमेंशन चाहिए, तो पहले करंट का डायमेंशन क्या लिखोगे, तो कहोगे ए। करंट का डायमेंशन कैसे लिखना होता है, ए। और dt का डायमेंशन क्या लिखोगे, t। तो बस बता दो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो आपका जवाब होगा A1T1। बस यही इसका आंसर हो जाएगा, m0L0 है, T1A1। अब अगला पॉइंट उठता है बच्चों स्प्रिंग फोर्स। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा, चाहे कैसा भी क्वांटिटी हो, कोई भी फोर्स होगा, उसका डायमेंशन तो मेरे बच्चे यही रहेगा mlt-2। लेकिन यहीं पर अगर हम एक और नया टर्म ऐड कर देते, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, तो थोड़ा ध्यान देना, ये आपको समझना पड़ेगा। स्प्रिंग कांस्टेंट को हम लोग k से लिखते हैं। तो भाई हमें फॉर्मूला पता है, F इक्वल टू होता है -kx, मतलब kx। तो k का अगर हमें डायमेंशन निकालने के लिए कहता तो हम लिखते F/x।
अब यहां पर हम लिख देंगे एम एल टी माइनस टू बाई एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, इसका डायमेंशन होगा m1 L0 T माइनस टू। अगर हमें स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू पूछता डायमेंशनली फॉर्मूला, तो हम ये बताते, अदरवाइज अगर फोर्स की बात कर रहा है तो दैट्स एनफ। हम फिर बात करेंगे एंगुलर स्पीड। आप जानते हो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टाइम पीरियड। 2 पाई इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। बड़ी आसानी से आप कह दोगे कि भाई टाइम का जो जो भी डायमेंशन होगा वही रहेगा ओमेगा का कहानी। इसका रहेगा ओमेगा का डायमेंशन, तो कहोगे 1/1/टी, तो इसका आंसर क्या होगा, टी का पावर -1। यही इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, बिकॉज 2 पाई इज द कांस्टेंट क्वांटिटी। तो उम्मीद करता हूं छोटी छोटी बातें लेकिन अच्छे से समझ में आने लगा होगा। हम फिर बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई जरा सोचो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। भाई जरा सोचो, हाफ तो कांस्टेंट क्वांटिटी है तो लिख दोगे m, और v का क्या होता है LT-1 का स्क्वायर, तो क्या लिख दोगे m1 L2T-2। अब एक बात और मैं तुम्हें बताऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, mgh। भाई जरा सोचो, m क्या होता है मास, g क्या होता है एक्सेलरेशन LT-2, और h क्या होता है बच्चों l। अब यहां पर देखो, यहां समझ में आएगा ML2T-2। अब यहां पर तुम ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन कितना आया ML2T-2, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन कितना आया ML2T-2। एनर्जी का डायमेंशन क्या था, यही था। वर्क का डायमेंशन क्या था, यही था। तो चाहे कैसा भी एनर्जी होगा उसका डायमेंशन मेरे बच्चे यही रहेगा ML2T-2। बात उठता है फ्रीक्वेंसी का। तो आप जानते हो फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड। तो भाई इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो कितना होगा m0 L0 T-1। उम्मीद करता हूं छोटी छोटी बातें ही सही लेकिन अच्छे से हमारे बच्चे को आने लगा होगा। तो आगे बढ़िए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे, कुछ बेसिक्स तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, अब हम लोग बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उसमें सबसे पहला नाम आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आइए जरा एक बार प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जरा समझो। ये कहना चाहता है मेरे बच्चे कि सेम डायमेंशनल फार्मूला वाले क्वांटिटी ही ऐड हो सकते हैं या घट सकते हैं, बस यही इसका शब्द है, यही इसका स्टेटमेंट होता है कि जो जिसका डायमेंशन सेम होगा वही या तो ऐड होंगे या सब्सट्रैक्ट होंगे। जैसे मैंने कहा 2 किलोग्राम, हर्ष 2 किलोग्राम सेब लेके आया, हर्ष 4 किलोग्राम सेब लेके आया, तो क्या मैं इन दोनों सेब को ऐड कर सकता हूं, यस। 2 किलोग्राम प्लस 4 किलोग्राम मतलब 6 किलोग्राम हर्ष ने उठा के लाया। तो सेम डायमेंशनल क्वांटिटी वाले जो क्वांटिटी होंगे वही ऐड हो सकते हैं या वही घट सकता है। तो मेरे बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि ये देखो, ये देखो और ये देखो, ये सारे ऐड हो रहे हैं। अब ये सारे ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब इन सबके डायमेंशन सेम थे। इसका जो डायमेंशन था वही मेरे बच्चे इसका भी डायमेंशन था, और वही मेरे बच्चे इसका भी डायमेंशन था। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बताओ भाई, जरा सोच के देखो, ये तीनों ऐड हुए, इसका मतलब जो डायमेंशन इसका है वही डायमेंशन इसका है और वही डायमेंशन इसका भी है। और अगर ये तीनों ऐड हो रहे हैं, सेम डायमेंशनल वाले क्वांटिटी अगर ऐड हो रहे हैं, ऐड होने के बाद जो भी कुछ बनेगा उसका जो डायमेंशन होगा, उसका जो डायमेंशन होगा मेरे बच्चे, ये बात तो फिक्स है ना, वो इसके बराबर होगा, इसके डायमेंशन के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं ये ऐड होने के बाद भी जो भी बना होगा उसका भी डायमेंशन इसी v के डायमेंशन के बराबर होगा। बस इतना ही बात हमें ध्यान रखना था। अब जरा देखो, हम तो पहले से जानते हैं मेरे बच्चे, हम पहले से क्या जानते हैं कि इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है LT-1। बस ये अभी अभी हमने देखा था। तो अब हम इसको
निकालने की कोशिश करेंगे तो हम ऐसे सोचेंगे कि ए का डायमेंशन बराबर है वी का डायमेंशन, और वी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन। इसका मतलब ए का जो डायमेंशन होगा वो होगा एल टी माइनस वन। फिर से बात करो बच्चों, फिर से एक बार बात करो हमसे। हम कह सकते हैं कि जो बी टी का डायमेंशन होगा वही वी का डायमेंशन हो जाएगा बच्चों। तो मैं ऐसा क्यों नहीं बोल लेता हूं कि जो बी का डायमेंशन होगा हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि वी का डायमेंशन बाई टी का डायमेंशन। बस इसको सॉल्व करना है। वी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन बाई टी का डायमेंशन टी। तो बस बता दो क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन, एल टी माइनस टू। यस, यही इसका आंसर हो जाएगा। बी का डायमेंशन हो जाएगा एल टी माइनस टू। अब आपको थोड़ा सा एक बात और बताना चाहता हूं, जरा ध्यान से अगर आप इसको देखोगे तो एक बात समझ में आएगा मेरे बच्चे, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या आपने एक बात नोट किया है कि दोनों टर्म ऐड हो रहे हैं? सोचो, ये और ये ऐड हुए, तो अगर ये दोनों ऐड हुए हैं इसका मतलब जो डायमेंशन इसका था टी का वही डायमेंशन डी का होगा, तभी तो ऐड हुआ होगा। इसका मतलब जो डायमेंशन डी का था वही डायमेंशन टी का था। टी का डायमेंशन होता है टी, तो बोलो डी का डायमेंशन फाइनली क्या बोलोगे? तो कहोगे सर फाइनली डी का डायमेंशन हो जाएगा टी। उम्मीद करता हूं ये बातें समझ में आ गया होगा, ए का भी, बी का भी और डी का भी। मैटर बनता है कि भाई सी का डायमेंशन क्या होगा। तो मैं कुछ ऐसा सोचता हूं, फिर से एक बार सोचता हूं, अब कुछ समझाने के लिए एक बार और सोचूंगा, और मैं कहूंगा कि जो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा एक बार फिर से सी अपॉन डी प्लस टी का डायमेंशन हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो सी का डायमेंशन होगा वो होगा वेलोसिटी का डायमेंशन गुना टी का डायमेंशन। कारण ये दोनों ऐड हुए थे तो इसका दोनों का डायमेंशन टी ही था। अब ऐसा तो होगा नहीं कि टी प्लस टी बराबर दो टी, ऐसे तो लिखूंगा नहीं। टी प्लस टी बराबर टी, भाई टी ही तो होगा। सोच के देखो, यहां ऐड थोड़े ना कर रहा हूं, यहां तो डायमेंशन ऐड कर रहा हूं। तो भाई टी प्लस टी जो होगा वो तो टी ही रहेगा। तो मैं कह सकता हूं इसका आंसर हो जाएगा एल टी माइनस वन गुना टी। इसका डायमेंशन होगा सिर्फ एल। तो इसका डायमेंशनली फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, एम जीरो एल वन टी जीरो। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गया होगा, और इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मेरे बच्चे क्या कहता है कि सेम डायमेंशनल वाले फॉर्मूला वाले ही क्वांटिटी ऐड हो सकते हैं या घट सकते हैं। इस पर हम कम से कम 10 क्वेश्चन करेंगे, तब जाकर के हमारा होमोजेनिटी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आ जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। आइए अगले पॉइंट पे आते हैं बच्चों। क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है मेरे बच्चे, ये कहना चाहता है कि x बराबर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। अब यहां पर मुझे गिवन है x बराबर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। अच्छा जी, कौन कौन चीज क्या है जरा यहां पर देखो। x जो है ना वो डिस्टेंस है, और a और b क्या है, कांस्टेंट है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर ये दोनों क्वांटिटी ऐड हुए तो जो डायमेंशन इसका था, जो डायमेंशन इसका था मेरे बच्चे, वही डायमेंशन तो इसका भी होगा। ये बात तो सच है, वही डायमेंशन इसका भी होगा। और ये दोनों ऐड होने के बाद जो क्वांटिटी बना उसका भी डायमेंशन तो उतना ही होगा जितना इसका था, जितना इसका था। तो उसका डायमेंशन x के बराबर है, और वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन जो x है वो क्या है, डिस्टेंस है। तो मैं ऐसे लिखता हूं बच्चों कि ए टी का जो डायमेंशन होगा वो एक्स के डायमेंशन के बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूं ए का डायमेंशन जो होगा वो होगा एक्स के डायमेंशन डिवाइडेड बाय टाइम। अब एक्स के डायमेंशन होता है एल और टी का डायमेंशन होता है टी। तो मैं लिख सकता हूं एल टी माइनस वन, बस एल टी माइनस वन। हम फिर बात करेंगे बच्चों। अगर हम कह देंगे कि बी टी स्क्वायर, तो कहेंगे जो एक्स का डायमेंशन होगा वो होगा बी टी स्क्वायर का डायमेंशन। तो सोचो हम कैसे बोलेंगे, हम कहेंगे जो बी का डायमेंशन होगा वो होगा एक्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर का डायमेंशन। तो भाई हम ऐसे सोच रहे थे कि ये एल था और ये टी का मतलब टी, कैपिटल टी, एल टी माइनस टू, बस हो गया।
इसका डायमेंशन L और इसका डायमेंशन T स्क्वायर। तो भाई जरा सोचो इसका फाइनल आंसर कितना होगा, L T-2। तो क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मेरे बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि सेम डायमेंशनल क्वांटिटी वाले क्वांटिटी ही ऐड हो सकते हैं या घट सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, बिना कुछ रोके टोके आगे बढ़ो। अब यहां पर मुझे क्वेश्चन फिर से दे दिया और कहने लगा कि भाई प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर दे रखा है और हमसे पूछा गया कि डायमेंशन ऑफ A/B क्या होगा। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से बनाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि सेम डायमेंशनल क्वांटिटी ही होते हैं ऐड, और सेम डायमेंशनल क्वांटिटी ही घटते भी है। ये P क्या है, V क्या है, सब लिखा हुआ है। P मतलब प्रेशर और V मतलब वॉल्यूम। आइए बच्चों जरा बताने की कोशिश करिए। हमें यहां पर दिखाई दे रहा है ये दोनों घट रहे हैं, तो जो डायमेंशन V का होगा वही डायमेंशन B का होगा। ये बात तो समझ में आ गया। अब ये दोनों ऐड हो रहा है, तो जो डायमेंशन प्रेशर का होगा वही डायमेंशन A/V² का होगा। तो मैंने कुछ ऐसा सोच लिया कि A का डायमेंशन हो जाएगा मेरे बच्चे PV² का डायमेंशन के बराबर। बस इसको सेकेंड इक्वेशन बोल दिया। और हमें कह रहा है इन दोनों को, इन A और B को रेशियो निकाल के दिखाओ। तो मैंने कुछ ऐसा सोचा कि भाई A का डायमेंशन बाई DB का डायमेंशन, मतलब A और B के रेशियो पूछ रहे थे, तो मैंने कुछ ऐसे लिख दिया A/B का जो वैल्यू होगा वो कुछ ऐसा होगा PV² बाय V, PV² बाय V। V से V कट जाएगा, इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा, इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा प्रेशर का डायमेंशन गुना वॉल्यूम का डायमेंशन। बात खत्म। प्रेशर का डायमेंशन गुना वॉल्यूम का डायमेंशन। तो बताइए प्रेशर का डायमेंशन क्या लिखोगे, फोर्स बाय एरिया, और गुना वॉल्यूम का डायमेंशन, गुना वॉल्यूम का डायमेंशन। अब बस इसको सॉल्व कर दो, इसका वॉल्यूम का डायमेंशन पूछ रहा। तो भाई मैं क्या लिखने वाला हूं, MLT-2 डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया क्या होता है L², वॉल्यूम क्या होता है L³। बस सॉल्व कर दीजिए, कितना आंसर आया, ML2T-2। ओहो हो, हमारे बच्चे को समझ में आ गया, इसका डायमेंशन होगा ML2T-2। तो मुझे उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगर मेरे बच्चे आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे हर अपडेट्स आपको मिलता रहे और हर जब भी मैं वीडियो दूं तो आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंच सके। इसलिए बेल आइकन आइकन के को जरूर बजा देना, ताकि आपको मेरे हर वीडियो आपके पास प्रॉपरली आते रहे और आपको पता चलते रहे कि मैंने क्या क्या वीडियोस आपको दिया है। आगे बढ़ो बच्चों, रुको मत, पेन को रोको, ट्राई करो, देखो कैसे निकालेंगे इसका। यहां पर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ई का जो वैल्यू है वो है B-X² बाय 80। अब यहां पर देखो ई क्या है, एक्स क्या है, टी क्या है। तो यहां पर लिखा हुआ ई जो है ना एनर्जी है, एक्स क्या है लेंथ है, और टी क्या है टाइम है। तो हमसे पूछा जा रहा है डायमेंशंस ऑफ ए बी, ए और बी का डायमेंशंस क्या होगा, डायमेंशंस ऑफ ए बी क्या होगा। तो चलो जरा सोच के देखते हैं। अगर आप चाहो तो एक बार ट्राई ले सकते हो, नहीं अगर ट्राई नहीं लगोगे तो मैं खुद बताता हूं, देखो ध्यान से। एक और करवाता हूं, फिर अगला क्वेश्चन तुम लोग खुद ट्राई करना, ठीक है। अब देखो ये दोनों क्वांटिटी, ये दोनों क्वांटिटी घट रहे हैं, इसका मतलब जो डायमेंशन बी का है वही डायमेंशन X² का है। बात खत्म। जो डायमेंशन बी का है वही डायमेंशन X² का है, तभी ये घट रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि बी का जो डायमेंशन होगा वो होगा L2। बस बात खत्म। बिकॉज एक्स जो है ना वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन वो लेंथ है। अब यहां पर सोचो, यहां सोचने वाली बात है कि भाई अगर हम पूछे तुमसे कि ए का डायमेंशन क्या होगा, तो तुम जवाब दोगे ए का डायमेंशन हो जाएगा B-X² बाय बाय ई गुना टी। अब यहीं पर आपको समझना पड़ेगा, जरा सोचो और मुझे बताओ कि बी का डायमेंशन L²। ऐसा तो होगा नहीं कि L² में से L² घटाओगे तो 0 हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। L² में से L² को हटाओगे तो L² ही रहेगा, डायमेंशनली बात कर रहे हैं हम लोग। तो भाई इसका समझना कोशिश करना,
इसका जो वैल्यू होगा वो होगा एल स्क्वायर। अब यहां बात करो एनर्जी का। एनर्जी का डायमेंशन हमने निकालना सिखा रखा है। मैंने कहा था ना, वर्क का जो डायमेंशन होगा, जो वर्क का डायमेंशन होता है वही एनर्जी का डायमेंशन होता है। और वर्क का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? एम एल टी माइनस टू गुना एल, एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू, और यहाँ टी का जो वैल्यू है वो टी है। बस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और मैं कह सकता हूं कि जो ए का डायमेंशन हो जाएगा वो होगा m का पावर -1, m का पावर -1, और ये देखो ये हो जाएगा t का पावर -1, ये ऊपर जाएगा तो t हो जाएगा। बात खत्म। अब हमसे पूछा गया a गुना b का डायमेंशन क्या होगा, a गुना b का डायमेंशन क्या होगा। तो क्यों सोच रहे हो, a गुना b का डायमेंशन पूछा था, तो मैं एक काम कर लेता हूं, यहां से a गुना b का डायमेंशन पूछा था, तो भाई हम ऐसा सोच लेते हैं कि m-1 गुना t गुना b का डायमेंशन एल स्क्वायर। तो भाई जरा बता दो कितना आया फाइनल आंसर? m-1 L2T1। यस, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं हमारे बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आने लगा होगा। रुको मत, आगे बढ़ो। अब ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं करवाने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन आपकी बारी है। आप सोचो, आपका काम सोचे और फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैं तब तक वीडियो पॉज करो और जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फिर मैं बताता हूं इसका आंसर क्या था। ओके, हमारे बच्चे ने कर लिया था, अब एक बार चेक करो। हम जानते हैं कि यहां पर भी हम होमोजेनिटी कॉन्सेप्ट लगाएंगे क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहा है। तो कहेंगे कि जो ए एक्स स्क्वायर का डायमेंशन होगा वही बी टी का पावर हाफ का डायमेंशन होगा और वही फोर्स का डायमेंशन होगा। तो मैंने कुछ ऐसा सोचा बच्चों कि जो ए एक्स स्क्वायर का डायमेंशन होगा वही फोर्स का डायमेंशन होगा, जो ए एक्स स्क्वायर का डायमेंशन होगा वही फोर्स का डायमेंशन होगा। तो जरा सोचो, हम कह सकते हैं कि ए का जो डायमेंशन होगा वो होगा फोर्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का डायमेंशन। बस लिख दीजिए इसका डायमेंशन, इसका होगा m-L-T-2, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका क्या होगा जरा सोचो, इसका डायमेंशन हो जाएगा x का l, तो L2 हो गया। तो बताओ a का डायमेंशन क्या हो गया? तो a का डायमेंशन हो जाएगा बच्चों, a का डायमेंशन हो जाएगा m-L-1 t-2। चलो बढ़िया है भाई, a का डायमेंशन तो हमने निकाल लिया। अगर हमने a का डायमेंशन निकाल लिया तब बारी किसका आता है? b का डायमेंशन निकालने का। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि b t का पावर हाफ का जो वैल्यू होगा डायमेंशनली वो फोर्स के डायमेंशन के बराबर होगा। तो मैंने सोचा कि भाई इसको ऐसा किया जाए कि b का डायमेंशन कुछ ऐसा बोला जाए कि m-L-T-2 बाई टी का पावर हाफ, और इसका आंसर हो जाए m-1 L-1, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ, तो क्या लिखोगे? टी का पावर माइनस में 5/2, माइनस में 5/2, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा, तो कहोगे ये हो जाएगा -5/2। अब हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों कि बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाई ए का डायमेंशन। तो भाई इसको स्क्वायर कर दो तो ये हो गया m2, ये हो गया L2, और इसको स्क्वायर करोगे, इसको स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? टी का पावर -5 ना, -5/2 का स्क्वायर क्या लिखोगे? इसको स्क्वायर कर रहे हो तो हम क्या कहेंगे? टी का पावर -5 डिवाइडेड बाय बच्चों यहां लिखा हुआ है टी का पावर, ए का वैल्यू कितना है? m ध्यान दीजिएगा m-L-1 और t-2। नाउ सॉल्व इट, ये m जला जाएगा तो हो जाएगा m-1 L-3, और ये दो ऊपर जाएगा तो t का पावर -3। तो उम्मीद करता हूं ये बात भी समझ में अच्छे से आ गया होगा और आपका भी आंसर यही आया होगा। उम्मीद यही है हमारा कि आपका भी आंसर एग्जैक्टली यही आया होगा कि बी स्क्वायर बाई ए का डायमेंशन यही होगा m-1 L-3 और t-3। तो चलो बताओ जल्दी जल्दी फटाफट कितने बच्चे ने सही कर लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ
और जल्दी जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ किसने बच्चे ने इसका आंसर सही बोला, इसका आंसर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब जल्दी से कमेंट करो, फिर मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि इसका आंसर क्यों है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जरा समझो, यहां क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एल है वो एंगुलर मोमेंटम है। एल क्या है मेरे बच्चे? एंगुलर मोमेंटम है। तो बोला कि ए बाई सी का जो रेशियो होगा, ए बाई सी का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर था? तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे लिख दो, एल बराबर ए बाई सी टी प्लस बी एक्स बाई सी टी। आप इसको ऐसे लिखो कि जो एंगुलर मोमेंटम का होगा डायमेंशंस वही होगा ए बाई सी टी का डायमेंशन। ये बात तो सच है। तो हमसे तो ए बाई सी का पूछा गया था, ए बाई सी का डायमेंशन हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन गुना टी का डायमेंशन। बात खत्म। एंगुलर मोमेंटम को क्या लिखते हो बच्चों? एम वी आर। इसको कैसे लिखोगे? टी। बस सॉल्व कर दो। क्या आया? एम एल टी माइनस वन, आर के बदले में एल, और ये है टी। अब देख सकते हो टर्म डिफाइन हुआ एम एल टू। यस, और एम एल टू क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बात आप पहले से जानते हो, एम आर स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में हमारे बच्चे को आने लगा होगा। तो आगे बढ़ो बच्चों, और बहुत सारे क्वेश्चंस करने होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करने होंगे मेरे बच्चे। अब यहां पर देखो, यहां क्या कहना चाह रहा है? काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दे रखा है H गुना F माइनस वर्क फंक्शन। तो अब हमसे पूछा गया था कि भाई जरा बताओ H का क्या होगा डायमेंशन और W नॉट का डायमेंशन क्या होगा। तो सीधा सीधा बात कर लो, जब यहां पर आपको लिख दिया था कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा HF माइनस वर्क फंक्शन। आप तो जानते हो बच्चों कि ये जो देख रहे हो आप, ये एनर्जी है, ये एनर्जी है, मतलब ये भी एनर्जी होगा और ये भी एनर्जी होगा। इसका डायमेंशन वही होगा जो इसका डायमेंशन है और वही इसका डायमेंशन है। तो वर्क फंक्शन का डायमेंशन वही होगा जो एनर्जी का डायमेंशन था, जो एनर्जी का डायमेंशन था। और एनर्जी का डायमेंशन क्या होता था? वर्क के डायमेंशन के बराबर। तो क्या होता था बच्चों? याद करो, एफ गुना एस, एफ गुना एस। तो भाई ये होता था एम एल टू टी माइनस टू। तो भाई जरा सोच के देखो, वर्क फंक्शन के डायमेंशन तो यही आया। हम फिर बात करते हैं, यहां फिर से पूछा गया कि भाई बताइए कि एच का क्या होगा। एच का हम निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, एनर्जी गुना एच गुना एफ। एनर्जी बराबर एच गुना एफ। और एच के अगर हम डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो हम कुछ ऐसे क्यों नहीं बोल देते हैं? एच के डायमेंशन निकालने का सिंपल तरीका होगा एच बराबर एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड, मतलब एनर्जी गुना समय। अब यहां पर आप देख सकते हो एनर्जी का क्या है बच्चों? एम एल टू टी माइनस टू गुना टी। तो बताओ बच्चों क्या लिखने वाले हो इसको? एम एल टू टी माइनस वन। यस, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एच। तो उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में बहुत अच्छे से आने लगा होगा। अब हम अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगले चीजों में हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, प्रेशर इक्वल टू ए माइनस एल स्क्वायर बाई बी टी। और हमसे पूछा जा रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, डायमेंशनल फार्मूला हमें बी का पूछ रहा था। अब यहां पर समझो, हम कुछ ऐसे सोचेंगे कि जो डायमेंशन पी का होगा वही डायमेंशन ए माइनस एल स्क्वायर बाई बी टी का होगा। एक और जरूरी बात क्या है यहां पर, यहां से दिख गया मुझे, ए माइनस एल स्क्वायर है, इसका मतलब ए का डायमेंशन किसके बराबर है? एल स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर, मतलब ये L2 हो गया। तो भाई जरा सोचो, अगर मुझे बी का डायमेंशन चाहिए तो मैं सीधा सीधा ऐसे लिख देता हूं कि एल स्क्वायर, ये तो ऊपर वाला एल स्क्वायर हो गया, बिकॉज ऐसा तो होगा नहीं, एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर घटाओगे तो जीरो हो जाएगा, डायमेंशन है ये। एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय
प्रेशर का डायमेंशन गुना टाइम का डायमेंशन। तो बताओ क्या लिखने वाले हो, L2। और क्या होता है प्रेशर का डायमेंशन, जल्दी बता दो, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया याद है ना, बार बार मैं करवा रहा हूं, याद हो जाना चाहिए तुम्हें अभी तक। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता था, ML T-2 बाय एरिया। एरिया क्या लिखोगे, L स्क्वायर। एरिया क्या लिखोगे, L स्क्वायर। तो क्या हो जाता है प्रेशर का डायमेंशन, जल्दी बता दो, ML-1 T-2। ये प्रेशर का डायमेंशन था। बस सोचना क्या है, फटाफट बात कर लो। ML-1 T-2 गुना समय। नाउ सॉल्व इट। बी का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी इज M-1, ये ऊपर जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा L3, और ये तो -1 हो गया, ये ऊपर जाएगा तो 1। यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने कर लिया होगा। आगे बढ़िए बच्चों, आगे बढ़िए फटाफट। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको समझाने जा रहा हूं, आप इसको बहुत बारीकी से समझना। तो अगला रूल कहता है कि दुनिया के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं ना बच्चों, सारे के सारे डायमेंशंस लेस होते हैं। किसी के पास कोई डायमेंशंस नहीं होता। पूछो क्यों? बिकॉज साइन इज अ रेशियो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस इज अ रेशियो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो रेशियो के पास तो कोई डायमेंशंस वैसे भी नहीं होने वाले बच्चों। इसके लिए हम लोग कह सकते हैं जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, जितने भी हैं सारे के सारे डायमेंशन लेस है। ये सारे के सारे डायमेंशन लेस है। ध्यान देना, ये सारे के सारे बच्चों डायमेंशन लेस है, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं है। लेकिन एक बात हमने और आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस एंड द आर्गुमेंट ऑफ दीज फंक्शंस आर आल्सो डायमेंशनलेस। अब ये आर्गुमेंट का क्या मतलब है, देखो, साइन समथिंग, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। इसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। ये तो डायमेंशनलेस है ही, इसको भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। ये तो डायमेंशनलेस है ही, इसको भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं वो डायमेंशनलेस होता है। उसका जो आर्ग्यूमेंट्स है, उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो भी डायमेंशनलेस है। बात खत्म। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। अगला पॉइंट बोला मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ई का पावर कुछ भी होता है तो उसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे मैं कहता हूं ई का पावर -ax², इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं सारे के सारे डायमेंशनलेस होते हैं, किसी के पास कोई डायमेंशन नहीं होता। अच्छा, इसमें एक बात और इसमें अटैच किया कि देयर एक्सपोनेंट्स आर आल्सो डायमेंशनलेस। अब इसका एक्सपोनेंट कौन सा हो गया, ये वाला कहते हैं एक्सपोनेंट। तो ये भी क्या होता है बच्चों, डायमेंशनलेस। अब इसको समझाएंगे कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू, तब जाकर के समझ में आएगा कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर हमें क्वेश्चन में गिवन है, एक क्वेश्चन है, y इज a sin bt प्लस cx वी हैव गिवन। अब यहां पर देखो क्या क्या बोला गया, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट। y क्या है बच्चों, जल्दी बताओ, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो y दे दिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट नाम दे दिया इसको, मतलब इसका डायमेंशन l होगा। तो हमसे पूछा गया कि भाई बताओ डायमेंशन ऑफ b बाई सी क्या होगा, इसका डायमेंशन किसके बराबर होगा। जो बात तुम्हें समझा रहा हूं उसको बहुत बारीकी से सुनना। बच्चों मैंने तुम्हें यह कहना चाहा कि दुनिया के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं सारे डायमेंशनलेस हैं। ये सारे डायमेंशनलेस हैं, इसके पास किसी प्रकार का कोई डायमेंशन नहीं है। और इसके जो एक्सपोनेंट है, अरे इसके जो आर्गुमेंट है वो भी डायमेंशनलेस है। मतलब ये कहने का, ना तो इस बीटी के पास कोई डायमेंशन है और ना ये सी एक्स के पास कोई डायमेंशन है। इसका मतलब ये हुआ कि बीटी का डायमेंशन हो या सी एक्स का डायमेंशन हो, ये डायमेंशनलेस है, ये डायमेंशन लेस है।
इसके पास कोई प्रकार का डायमेंशन नहीं है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसका ये मतलब हुआ मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने कि बीटी का डायमेंशन इज समथिंग कांस्टेंट। तो जो बी का डायमेंशन होगा वो होगा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टी। इसका डायमेंशन होगा टी का पावर -1। ऐसे मुझे बताओ सी एक्स का जो डायमेंशन होगा वो भी तो कांस्टेंट रहेगा। तो सी का जो डायमेंशन होगा वो कांस्टेंट बाय एक्स होगा, और एक्स तो लेंथ है। तो भाई इसका डायमेंशन होगा L-1। तो जल्दी जल्दी बता दो हमसे पूछा क्या जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है बी बाय सी का डायमेंशन क्या होगा। तो बी निकाल लिए टी का पावर -1 और सी निकाल लिए एल का पावर -1। इसका डायमेंशन क्या होगा L1 T-1। बस यही इसका आंसर हो जाएगा, M0 L1 T-1। लेकिन एक बात और तुम्हें बताना जरूरी था, वैसे तो इसमें पूछा नहीं गया था लेकिन कोई नहीं, मैं पूछ लेता हूं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ए का डायमेंशन क्या होगा, तो तुम्हारा जवाब होगा कि सर ये पूरा का पूरा खानदान डायमेंशनलेस है। ए का डायमेंशन वही होगा जो वाई का डायमेंशन है, क्योंकि ये पूरे कांस्टेंट है। तो जो भी कुछ है, जो भी कुछ इस होगा वो इसका डायमेंशन वो वही होगा जो वाई का है, क्योंकि ये कांस्टेंट इसमें गुना होगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि जितना डायमेंशन इसका होगा ओवरऑल इतना डायमेंशन इसका होगा, लेकिन ये डायमेंशनलेस है। इसका मतलब इसके पास डायमेंशन होना चाहिए और इसके पास वही डायमेंशन होना चाहिए जो इसका होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आने लगा होगा। आगे बढ़िए बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखो यहां पर ध्यान से, क्या क्वेश्चन में गिवन था कि प्रेशर गिवन था। प्रेशर, पहले तो प्रेशर का डायमेंशन बता दो मुझे, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। मैं बार बार करवा रहा हूं, तुम्हें याद क्यों नहीं हो रहा अभी तक। क्या होता है फोर्स, ML-T-2, और एरिया क्या लिखोगे L2। तो भाई क्या लिखोगे इसका ML-1T-2। ये किसका डायमेंशन है, प्रेशर का। अब आगे पढ़ो। कह रहा है कि इसमें ए बी कांस्टेंट है, एक्स जो है डिस्टेंस है, पी प्रेशर है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी क्या होगा। तो ओवरऑल पहले तुम ये बताओ मुझे कि ये जो टर्म है ये डायमेंशनलेस है और ये भी डायमेंशनलेस है। तो अगर ये डायमेंशनलेस है, ए एक्स डायमेंशनलेस है बच्चों, ये डायमेंशनलेस है, तो मैं कहता हूं ए का जो डायमेंशन होगा वो होगा कांस्टेंट बाय एक्स, मतलब L-1। अब जरा समझो, मैंने फाइनल बात तुमसे क्या किया। मैंने फाइनल बात तुमसे यह किया है कि जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वो इसके बराबर होगा, और ये डायमेंशनलेस था। तो प्रेशर का डायमेंशन वही होगा जो A² बाय बी का डायमेंशन होगा बच्चों, बात खत्म, क्योंकि इट इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो भाई हमसे पूछा जा रहा था कि बताओ बी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो कहोगे A² का डायमेंशन डिवाइडेड बाय प्रेशर का डायमेंशन। अब यहां पर A² का डायमेंशन हम निकाल चुके हैं L-2, L का पावर -1 का स्क्वायर, मतलब L-2। और प्रेशर क्या पता है हमें, ML-1 T-2। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों M-1, ये ऊपर जाएगा तो -1 और ये ऊपर जाएगा तो 2। यही इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आने लगा होगा। तो याद रखिएगा, हर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस डायमेंशनलेस होते हैं। हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशनलेस होते हैं और उसके एक्सपोनेंट्स भी डायमेंशनलेस होते हैं। इसी प्रकार हर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस डायमेंशनलेस होते हैं और उसके आर्ग्यूमेंट भी डायमेंशनलेस होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपके सामने स्क्रीन पे फिर से क्वेश्चन दे दिया मैंने कहा कि बताओ बी बाई सी का डायमेंशन इसमें से किसके बराबर होगा। तो भाई पहले तो मुझे ये बताओ, अभी अभी आपको क्या सिखाया था कि भाई ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है, इसकी ये जो आर्ग्यूमेंट है ये तो डायमेंशनलेस है ना, ये तो कांस्टेंट है ना, बोलो। तो जो बी का डायमेंशन होगा वो होगा, बी का डायमेंशन होगा L-1। बी का डायमेंशन हो जाएगा बच्चों, बी का डायमेंशन हो जाएगा बच्चों, क्या कहोगे L-1 बिकॉज समथिंग अपॉन एक्स। ऐसे ही मुझे बताओ सी का डायमेंशन क्या बोलोगे। तो कहोगे सर ये भी कांस्टेंट था।
तो भाई ये भी डायमेंशनलेस है, तो इसका सी का डायमेंशन हो जाएगा टी का -1। बात खत्म। हमसे पूछा जा रहा है बी बाई सी, तो बताओ बी बाई सी को मैं क्या लिख सकता हूं? तो कहोगे L-1 T-1, L-1 T-1। तो ये नीचे आ जाए, ये नीचे आ जाए, तो ये क्या होगा? L-T-1। बात खत्म। और मैं जानता हूं L-T-1 इज वेलोसिटी, तो मैं इसका आंसर क्या बोलूंगा? अरे यार ये तो आंसर हो गया 1/वेव वेलोसिटी। इसका आंसर हो जाएगा 1/वेव वेलोसिटी, बिकॉज वेवलेंथ क्या होता है? मीटर होता है, वेवलेंथ होता है लेंथ। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में मेरे बच्चे आने लगा होगा। बढ़िए बढ़िए, बस बढ़िए, रुकिए मत, क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज पूरे के पूरे एक ही शॉट में, एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर्स को और यूनिट डायमेंशंस को कंप्लीटली खत्म करेंगे। अगले लेक्चर में एरर मेजरमेंट को कंप्लीटली खत्म करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पानी वानी पी ले जाए, उसके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के टर्म्स को हमें डिफाइन करना होगा। पहले हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए एक फोर्स का यूज कर रहे हैं। फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता है G m1m2/r²। हमें ये फॉर्मूला पहले से पता है। हमें G का डायमेंशन निकालना है, तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे बच्चों, Fr²/m1m2। अब यहां पर आप समझो ये फोर्स क्या होता है डायमेंशन में, mLt-2। R क्या होता है मेरे बच्चे? R तो डिस्टेंस हुआ, L2 डिवाइडेड बाय M2। m² है मतलब m1 m2 है मतलब m2। इसका डायमेंशन हम क्या निकालेंगे बच्चों? इसका डायमेंशन निकल चुका है G का m-1, m-1, L3, T-2, T-2। उम्मीद करता हूं बातें समझ में आ गया होगा। m-1, L1 और 2 3 और T-2। इसका हम लोग पहले से जान चुके हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, तो ये तो हमने पिछले एग्जांपल्स में समझा रखा है। हमें एक और टर्म को डिफाइन करना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो देखो विस्कोसिटी को समझना पड़ेगा पहले। ये इसको कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या कहते हैं इसको? फ्लूइड फ्रिक्शन। तो हमें एक ऐसे फार्मूला की जरूरत है जिसमें विस्कोसिटी का टर्म हो। हमें पता है F होता है 6π-νRV, या जिसको नहीं पता होगा, +1 वाले बच्चे को खास करके नहीं पता होगा क्योंकि आगे पढ़ता है +1 में ये चैप्टर, लेकिन दुर्भाग्य से सिलेबस में पहले चैप्टर लिखा रहता है, चैप्टर बाद में लिखा है, फॉर्मूला पहले आ जाता है, तो इसलिए मैं यूनिट डायमेंशन को स्टार्टिंग में नहीं करवाता हूं। अब यहां पर देखो आप, यहां से आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा फिलहाल, अदरवाइज आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में तो इसका पूरे डेरिवेशन ही होते हैं। ये नीटा क्या होता है? इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये होता है F/6πRV। R हुआ रेडियस और V हुआ वेलोसिटी। अब देखो तुम ध्यान से, ये पाई कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट है। इसका डायमेंशन हम निकालने जा रहे हैं। F का होता है mLt-2, और यहां पर आप देख सकते हो R का जो डायमेंशन होगा वो L होगा, और जो V का डायमेंशन होता है बच्चों Lt-1 होता है। तो फाइनली हम क्या बातों पे आए, हम क्या बात करने लगे, तो आपका जवाब होगा mL-1 और T का पावर -1, बस mL-1 T-1। तो ये वाले एग्जाम्पल में हम लोग स्पेसिफिक हीट पहले से जान चुके हैं, पहले ही करवाया जा चुका है, तो इसीलिए तीनों पार्ट्स हो गया। हम आगे बढ़े बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। अब यहां बहुत अच्छी बात करने लगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। छोटी छोटी बातें हैं, फिर से समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हमें एक ऐसा फॉर्मूला की जरूरत है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड छुपा हो। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें है? कोई भी फॉर्मूला बताओ, कोई भी ऐसा फॉर्मूला का नाम बता दो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ना, ई
तो भाई ई का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स बाय चार्ज। अब फोर्स का डायमेंशन हमें पता है, क्या डायमेंशन पता है? mL/t-2। और हमें चार्ज का डायमेंशन पता है A×T। तो इसका आंसर कितना लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन? mL/t-3 A-1। ये हो गया डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड का। कृपया ध्यान दीजिएगा, mL/t ऊपर जाएगा तो -3 और A-1। अब यहां पर एक टर्म हम और डिफाइन कर लेते हैं पहले, पोटेंशियल डिफरेंस। हमने कहा ना हमें ऐसे फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस का टर्म होगा। तो चलो, जो बच्चे को नहीं पता होगा इस फॉर्मूला को याद करना कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड गुना लेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड गुना लेंथ। तो अगर हमें यह बात पता होगा तो हम आराम से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, डेल्टा वी। अब देखिए इसका डायमेंशन निकालने जा रहे हैं हम लोग। तो कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन है mL/t-3 A-1 और L जो है वो L है। तो तो फिर इसका आंसर कितना होगा बच्चों? जरा बताइए क्या लिखेंगे इसका आंसर? mL/t-3 A-1। यस, mL/t-3 A-1। तो ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस का। अब हमसे बात करता है मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकाल कर दिखाओ। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना, यही निकाल देता हूं मैग्नेटिक फील्ड का भी डायमेंशन। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन के लिए भी हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा। हमें ऐसे फार्मूला की जरूरत तो है जिसमें बी हो, मैग्नेटिक फील्ड हो। तो भाई हम जानते हैं एफ होता है QBV, QBV। तो भाई जरा बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन कैसे निकालोगे? तो कहोगे एफ डिवाइडेड बाय चार्ज गुना वेलोसिटी। तो भाई बताओ फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mL/t-2। मैं बार बार कह रहा हूं, +1 वाले बच्चे, बार बार आपको कह रहा हूं, हमें फॉर्मूला याद होनी चाहिए। अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं रहेगा ना तो फिर हमसे डायमेंशन निकलेगा नहीं। इसलिए जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो, प्रॉपर चैप्टर्स, आपको फॉर्मूला याद जरूर कर लेना, क्योंकि फॉर्मूला याद करने से आपके लिए आसान हो जाएगा डायमेंशन निकालना। अदरवाइज जब आप चैप्टर्स पढ़ोगे तो ये फॉर्मूला तो मिल ही जाएगा। कई चैप्टर्स में अलग आगे जाकर के अलग अलग चैप्टर्स मिलेंगे जिसमें सारे फॉर्मूला आपको मिलने वाले हैं। लेकिन फिलहाल आप इस फॉर्मूला को याद रखो तो ज्यादा अच्छा है। mL/t-2 डिवाइडेड बाय चार्ज का क्या होता है बच्चों? AT। और बच्चों वेलोसिटी का क्या होता है? LT-1। बस सोचना क्या है, L से L गया, ये से ये चला गया। योर आंसर इज, क्या बोलने वाले हैं? M1 L0 T-2 T-2 A-1। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में मेरे बच्चे बहुत अच्छे से आने लगा होगा। आगे बढ़िए, रुकिए मत, अभी फिलहाल आगे बढ़ते चले जाएं, फटाफट फटाफट आगे बढ़ते चले जाएं। अब यहां पर हमसे बोला गया कि E/B का जो डायमेंशन होगा इसमें से किसके बराबर होगा? E/B। अब यहां पर देखो E क्या है, पहले उसको चेक करो। यहां देखो जस्ट इसी वाले क्वेश्चन में mL/t-3 A-1, mL/t-3 A-1 is the dimension of electric field, dimension of electric field mL/t-3 A-1। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? M1 L0 M1 L0 T-2 और क्या है? A-1। बस सॉल्व कर दीजिए इसको। कितना आया बच्चों? इसका डाटा कुछ इस प्रकार से आ रहा है, सोच के देखो। तो आपका जवाब क्या होने वाला है कि भाई M से M गया, L ये ऊपर जाएगा, प्लस में आ जाएगा तो T-1 और ये कैंसल आउट ही हो जाएगा। योर आंसर इज वेलोसिटी, योर आंसर इज वेलोसिटी। तो मैं इसका आंसर बोलूंगा वेलोसिटी। तो उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आने लगा होगा। तो भाई अगर हमें फॉर्मूला याद होते हैं तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से निकलते चले जाते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ आइए मेरे बच्चे। आगे बोला गया इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, परमिएबिलिटी और परमिटिविटी। तो जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं हम बच्चों, इसको समझने की कोशिश करेंगे। परमिटिविटी को और परमिएबिलिटी को हमें एक ऐसे फॉर्मूला की जरूरत होता है जिसमें परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट आता है। तो मैं जानता हूं कूलम्ब फोर्स, कूलम्बिक फोर्स, एफ क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ठीक है, जरा समझने की कोशिश करो। मैं इसी कहता हूं परमिटिविटी। क्या बोलता हूं इसको? परमिटिविटी। तो अगर मुझे एप्सिलॉन नॉट का परमिटिविटी निकालना है तो हम क्या कहें? Q1 Q2/4, और पाई तो कांस्टेंट रहेगा, F r²। सीधा बोल दो, 4 पाई तो कांस्टेंट हो गया बच्चों। तो भाई जरा बताओ Q1 Q2 का मतलब क्या? Q²। तो Q का डायमेंशन क्या होता है? 80। क्या होता है? 80। तो लिख दोगे A2T2 बस। 80 होता है चार्ज का डायमेंशन। और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? MLT-2। R क्या होता है? L²। अब ये R² मतलब L²। द फाइनल रिजल्ट इज M-1। M-1, 2 और 1 क्या होगा? 3। L-3, ये ऊपर जाएगा तो T⁴ 4, T⁴ और A2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद करता हूं जो समझ में अच्छे से आ गया होगा। हमने क्या किया जरा ध्यान से देखना। एप्सिलॉन नॉट निकालने के लिए इस फॉर्मूला को यूज कर लिया। मैं बार बार कह रहा हूं फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो डायमेंशंस निकालना आसान नहीं होगा आपके लिए। इसलिए हमें एक कोई भी फॉर्मूला चलेगा, कोई भी फॉर्मूला चलेगा जिसमें एप्सिलॉन नॉट हो, तो वो सारे फॉर्मूला यहाँ जायज होगा। तो मैंने लिख दिया F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। और इसी को कहते हैं परमिटिविटी। क्या कहते हैं इसको? परमिटिविटी। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट निकाल लिया मैंने, Q1 Q2/F r², बिकॉज 4 और पाई कांस्टेंट हो गया। तो अब देखो चार्ज का क्या होता था? IT मतलब AT। तो 2 बार है चार्ज तो A²T²। फोर्स है MLT-2 और R है L2। तो इसका फाइनल आंसर आएगा M-1, L-3 और T ऊपर जाएगा तो 4 और A2 बस। हम फिर से एक बार और बात करते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैं बार बार कह रहा हूं कोई भी ऐसा फार्मूला हो जिसमें हमें परमिएबिलिटी का फार्मूला मिल जाए तो चलेगा। तो इसके लिए हम बायोट सावर्ट क्यों नहीं यूज कर लेते हैं? मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? M0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय R²। आइडियल साइन थीटा बाय R²। हम जानते हैं कि साइन थीटा इज कांस्टेंट क्वांटिटी, 4 पाई इज कांस्टेंट क्वांटिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का जो हमें डायमेंशन निकालना होगा, उसको ऐसे लिखिए BR² डिवाइडेड बाय आइडियल। अब यहां पर हमें बी चाहिए, R² चाहिए, है ना। सारा कुछ हम निकाल लेते हैं आराम आराम से। तो जरा बताओ हमें, जल्दी जल्दी बता दो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है। यहां से देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकाला था मैंने, M1L0T-2 M1। देखो M1L0T-2 A-1 लिखता हूं यहां पर। M1L0 M1L0। ये एक बार और दोबारा मैं मैग्नेटिक फील्ड का निकलवा देता हूं और याद ही हो जाएगा। देखो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? QBV। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन कैसे निकालोगे? एक बार और कर रहा हूं, इस बहाने याद हो जाएगा हम लोगों को दोबारा। फोर्स बाय चार्ज गुना वेलोसिटी। तो क्या लिखे थे? MLT-2। चार्ज होता है 80 और ये हुआ LT-1। बस सॉल्व कर दिया। कितना आ गया था? M1 L से L उड़ गया था, L0 देख रहे हो ना, ये ऊपर जाएगा तो T-1 A-1, सॉरी T-2 T-2 और A-1, बिकॉज ये से ये उड़ गया था। अब आप समझ सकते हो, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड।
अब आपको मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का निकालना है, कैसे निकालोगे? M1 L0 T-2 A-1, अच्छा R² भी है, L2 I क्या होता है? A, और DL क्या लिखोगे? L। नाउ सॉल्व इट। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया बच्चों? M1 L1 T-2, और ये ऊपर जाएगा A-2। दिस इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और वो क्या था? मैग्नेटिक, वो क्या था? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या कहना चाह रहा है? द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट आर एज द सेम एज। तो भाई ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप मुझे जरूर बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या आंसर होगा। क्योंकि मैंने अभी अभी आपको एप्सिलॉन नॉट भी निकाल के दिखाया है और म्यू नॉट भी निकाल के दिखाया है, एप्सिलॉन नॉट भी निकाल के दिखाया है और म्यू नॉट भी निकाल के दिखाया है। तो मुझे जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। आगे बढ़ो, हम बात करेंगे कैपेसिटेंस का। क्या बात करेंगे बच्चों? कैपेसिटेंस का। मैं तो पहले से बोल चुका हूं कि अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं होगा तो हमसे फिर क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो कैपेसिटेंस कैसे निकालते हो? तो हमें पता है कि चार्ज होता है C गुना V, शेयर C इज द कैपेसिटेंस। तो C निकालने के लिए हम करेंगे चार्ज बाय वोल्टेज। चार्ज बाय वोल्टेज, चार्ज का होता क्या है बच्चों? AT। क्या होता है? AT। और वोल्टेज कैसे निकालते हो जल्दी बताओ एक बार, वोल्टेज कैसे निकालते हो मुझे जल्दी जल्दी बता दो, रुको मत। क्या सिखा रखा है मैंने वोल्टेज के लिए? E गुना L, यही होता था वोल्टेज, भूल गए ना सब? E गुना L। और E कैसे निकालते थे बताओ? E कैसे निकालते थे? तो कहते थे F/Q गुना L। ऐसे लिखोगे? बोलो बोलो फटाफट बोलो। F/Q गुना L। F क्या होता था? ML T-2 बाय AT गुना L। बता दो क्या आंसर आया? ML2 T-3 A-1। एक बार दोबारा चेक कर लो, दोबारा चेक करो फटाफट। डेल्टा V इज E/N/L, और E क्या होता था? फोर्स बाय चार्ज। फोर्स क्या होता था? ML T-2 बाय चार्ज, चार्ज AT होता था और L का L रहेगा, डिवाइडेड बाय, अब यहां पर देखो सॉल्व कर दो, ML2 T ऊपर जाएगा तो T-3 और A-1, बस इसको उठा के यहां पुट कर दो। कितना आ गया? ML2 T-3 A-1। नो सॉल्व इट, जल्दी सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आया। तो आपका आंसर आया है बच्चों M-1 L-2, ये ऊपर जाएगा T4 A2। ओहो, यही तो आंसर हो जाएगा कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला। तो इस प्रकार से हम लोग कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला निकाल चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो जरा मुझे पहले एक बार बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखते हैं हम लोग E गुना DR। E गुना DR मतलब E क्या होता है? E गुना A। तो भाई यहां पर बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E गुना एरिया, और मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B गुना एरिया। देखो तो कैसे निकालोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ, इसका वैल्यू क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड गुना एरिया। तो फ्लक्स जो लिखोगे ये निकालने जा रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने अभी अभी निकाल रखा है, पहले देखो, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ये देखो, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? एम एल बोलो बोलो फटाफट बोलो, ML T-3 A-1 बोलो, यही होगा ना? और एरिया है तो L2, एरिया है तो L2। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला होगा वो होगा
इलेक्ट्रिक फील्ड गुना एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैं यहां पर दोबारा बोल रहा हूं, फोर्स बाय चार्ज, देखो एम एल टी माइनस टू था ना, देखो डिवाइडेड बाय ए टी। तो ये ऊपर गया था तो ए माइनस वन और टी माइनस वन, तो बस यही था। बस इसमें से एल निकाल दो तो जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था बच्चों। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि भाई इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा एम एल तीन टी माइनस तीन ए माइनस वन। बस ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। अपने को मैग्नेटिक फ्लक्स का भी फॉर्मूला चाहिए था बच्चों। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का भी फॉर्मूला क्या होता है, पहले उसको जानते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायमेंशन निकालोगे उसके लिए हमें मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला चाहिए होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला भी वैसा ही होता है, बी गुना डी ए, मतलब बी गुना ए। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है पहले ये बताओ, एक बार दोबारा जल्दी से जल्दी जल्दी बताओ। मैग्नेटिक फील्ड का हम डायमेंशन पहले निकालेंगे तभी निकल पाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन मैंने बच्चों अभी अभी निकाला था, दोबारा निकाला था, याद करो, दोबारा निकाल के दिखाया था। M1 L0 T माइनस टू A माइनस वन। या एक काम करो याद ही हो जाएगा। एक बार मैग्नेटिक फील्ड को फिर से करके देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को फिर से करके देखो तो क्या कहोगे, फिर से याद कर लो, F बराबर क्यू बी वी। तो जल्दी बताओ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कैसे डिराइव करोगे, F बाय क्यू वी। तो क्या लिखोगे, एम एल टी माइनस टू बाय चार्ज क्या लिखोगे, ए टी। और ये क्या होगा बच्चों, एल टी माइनस वन। तो इसका जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा, एल एल गया तो कहोगे M1 L0 टी माइनस वन, नहीं टी माइनस टू और a माइनस वन, यही आया ना, t माइनस टू ए माइनस वन। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। तो जरा बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बनाओगे। तो कहोगे मैग्नेटिक फील्ड M1 L0 t माइनस टू ए माइनस वन गुना एरिया, एरिया क्या लिखोगे, L2। बस सॉल्व इट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला बन गया वो हो गया M1 L2 t माइनस टू ए माइनस वन। तो ये हो गया बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये रहा बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहां पर मैंने एक बात और पूछा, इंडक्टेंस। तो जरा बताओ यहां पर जो बच्चों को इंडक्टेंस का फॉर्मूला नहीं पता होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला 12th वाले चैप्टर्स में आते हैं इंडक्टेंस। तो मैं बच्चों को बोलूंगा, प्लस वन वाले बच्चों को बोलूंगा इसको याद जरूर कर लेना, क्योंकि ये प्लस टू मिलने वाला है। लेकिन मैंने क्या बोला कि एनसीईआरटी को सिलेबस लिखना ही नहीं आया। अब इस चैप्टर में देखो ना, इस चैप्टर में वो प्लस टू की चीजों को उठा करके प्लस वन के पहला चैप्टर में दे दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो आपको यही एक समाधान है, या तो इस चैप्टर को सबसे एंड में पढ़ना चाहिए था, या अगर आप प्लस वन में पढ़ रहे हो तो आप इसको फॉर्मूला को याद कर लो। तो मैंने कहा मैग्नेटिक फ्लक्स का हमें इंडक्टेंस का निकालना है, तो फ्लक्स होता है एल आई। फ्लक्स क्या होता है, एल आई। अब जरा ध्यान देना, फ्लक्स क्या होता है, एल गुना आई। अब यहां पर देखो फ्लक्स तो निकल चुका है, M1 L2 T माइनस टू ए माइनस वन बराबर एल। एल ये इंडक्टेंस है, और आई का क्या होता है, ए। आई का क्या होता है, ए। तो बताओ मुझे क्या आंसर आया, नीचे गया तो इसका एल का वैल्यू आ जाएगा M1 L2 T माइनस टू ए माइनस वन बाय ए। और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों, फाइनल क्या आंसर आएगा, M1 L2 T माइनस टू ए माइनस टू। बस ये इसका आंसर हो जाएगा, किसका हो जाएगा बच्चों, इंडक्टेंस का। तो मैं बार बार कह रहा हूं ये सारे प्लस टू के सिलेबस की चीजें हैं। जो बच्चे प्लस वन वाले होंगे वो यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील करेंगे, लगेगा यार ये क्या हो रहा है। तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आपको इस फार्मूला को तत्काल याद कर लेना चाहिए, आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस वन के सिलेबस हैं। भले ही ये प्लस टू वाले चीजें आ रहे हैं इसमें, लेकिन हमें पढ़ना प्लस वन में ही अल्टीमेटली है। इसलिए हम क्या एडवाइस देंगे कि आप इसको जरूर याद कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर हम फिर से बात करेंगे, अब एक नया नया बातें करेंगे। मैं कहता हूं एमएलटी की दुनिया से आगे बढ़ो। हमें कह रहा है कि कोई ऐसा फार्मूला डिराइव करो, कोई ऐसा फार्मूला डिराइव करो जिसमें फोर्स प्रोपोर्शनल टू है एम वी और रेडियस का। कोई ऐसा फार्मूला डिराइव करो बच्चों जिसमें फोर्स प्रोपोर्शनल है
m का, v का और रेडियस का। अब ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हम कुछ ऐसे लिखेंगे बच्चों कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू m का पावर a, वेलोसिटी का पावर b और रेडियस का पावर c, रेडियस का पावर c। अब हम इसको आराम से डायमेंशनली लिखेंगे। इसको पहले मास का डायमेंशन m, फिर हम v का डायमेंशन एल टी माइनस वन का पावर b, और r क्या होता है l का पावर c। अब इसको अच्छे से नोट करो, पहले अच्छे से लिखो इसको सिस्टमेटिक वे में। m का पावर a, अब देखो l का पावर b और l का पावर c, l का पावर क्या लिखोगे b प्लस c। अब यहां पर देखो t का पावर क्या लिखोगे माइनस b। यहां लिख लिया, मतलब इसी को मैंने ऐसे सजा के लिख दिया। अब आप जानते हो कि फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो होता है m1 L1 T माइनस टू। अब इसको इक्वेट करो, जैसे इक्वेट करोगे तो देखो क्या इक्वेट करके मिल रहा है मुझे इक्वेट करके मिल रहा है बच्चों कि माइनस बी बराबर माइनस टू। यहां से देखो, यहां से देखो और यहां से देखो, माइनस बी बराबर माइनस टू, इसीलिए बी का वैल्यू मेरा 2 आ चुका है। अच्छी बात है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहां पर मैंने इक्वेट किया तो ए का वैल्यू 1 आ गया। देख रहे हो, मैं मास का पावर ए, मास का पावर 1 में इक्वेट करके देखता हूं तो मेरा ए का वैल्यू 1 आ चुका है मेरे बच्चे। और मैं जानता हूं कि यहां पर भी मुझे ऐसा ही किया जाए, ये 1 है तो 1 बराबर बी प्लस सी, 1 बराबर बी प्लस सी, और बी है 2 प्लस सी बराबर 1, तो सी का वैल्यू आ जाएगा -1। मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, मुझे इसको ऐसे लिखना चाहिए। अब इसको मुझे सजा देना है ए बी सी को वहां पर। तो मैं लिख रहा हूं एफ प्रोपोर्शनल टू एम का पावर ए का वैल्यू क्या है बच्चों 1, यस। वी का पावर बी क्या है 2, और सी क्या है आर, सॉरी आर का पावर सी का वैल्यू क्या है -1। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं एफ प्रोपोर्शनल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, यस। दिस इज द फार्मूला, दिस इज द फार्मूला, यस। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हमें ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे जब पूछे जाते हैं, फार्मूला डिराइव कर करके दिखाओ, तो हमें ऐसे ही लॉजिक को लगाना होगा, ध्यान रखा जाए। आगे बढ़िए बच्चों, आगे बढ़िए, रुकिए मत। हमें कह रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम में डिपेंड्स अपॉन द बॉब ऑफ द मास ऑफ द बॉब। मतलब टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करता है मास के ऊपर में, यस। एल इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और जी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मुझे कोई फॉर्मूला डिराइव करना है तो हम कुछ ऐसा सोचेंगे कि T प्रोपोर्शनल टू मास का पावर ए, एल का पावर बी और जी का पावर सी। सारे बच्चे खुल के बात करना, यहां पर देखना। मास का मतलब मास होता है तो मैं इसको ऐसे लिख दिया, लेंथ का मतलब एल होता है तो मैं इसको ऐसे लिख दिया। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जी जो है ना वो क्या है, ये ग्रेविटी नहीं है, ये सॉरी ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो मैं इसको लिखूंगा एल टी माइनस टू का पावर सी, क्योंकि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब इसका डायमेंशन वही होगा जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन था। मुझे इसको सॉल्व करना चाहिए अच्छे से, तो मैं लिख दूंगा m का पावर a, l का पावर, यहां देखो b और यहां देखो c, तो b प्लस सी, और t का पावर है मेरे बच्चे -2c, यस। इधर अगर हम बात करें तो m 0 है, l 0 है और t 1 है। बस कुछ नहीं करना है, इसको इक्वेट कर लेना है। मैं देख पा रहा हूं a बराबर 0, यस, a बराबर 0, बिल्कुल सही बात। मैं देख पा रहा हूं बच्चों कि -2c बराबर 1, तो c बराबर -12, यस। और ऐसे मुझे यहां से बताना होगा कि b प्लस सी बराबर 0, b प्लस सी बराबर 0, तो बच्चों b बराबर -c, तो ये हो गया -12, ये हो गया b का वैल्यू। हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहां पर सेट करना होगा t प्रोपोर्शनल टू मास का पावर a, मास का पावर 0, l का पावर b
एल का पावर हाफ और जी का पावर माइनस हाफ। मैं लिख सकता हूं टी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट में एल बाई जी। यस, दिस इज द फार्मूला, दिस इज द फार्मूला। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में अच्छे से आने लगा होगा मेरे बच्चे को। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, इसलिए करवा रहा हूं ताकि हमारे बच्चे बहुत अच्छे से इंटरटेन करे, अच्छे से इंटरटेन करे क्वेश्चन के साथ। और हर एग्जाम मैं तो वादा किया था आपसे कि चाहे कैसा भी क्वेश्चन होगा, कितने भी टफ क्वेश्चन होंगे, आपसे बनना है, बनना है, बनना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपसे क्वेश्चन बन के ही रहेगा। इस वीडियो में आपके पूरे यूनिट्स एंड डायमेंशन को फिनिश कर रहा हूं, पूरे के पूरे यूनिट्स एंड डायमेंशन को फिनिश कर रहा हूं। और याद रखें, यूनिट्स डायमेंशन के क्वेश्चन आने हैं, आने हैं, आने हैं, पक्के आने हैं। अगर आएगा तो कुछ भी हो जाए, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से कॉपी पे सजा के लिख दोगे और अगर अच्छे से कर लोगे तो एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसके न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदल जाएंगे। ओपनली बोल रहा हूं, ओपनली। एक भी क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल वैल्यू तक भी नहीं बदलने वाले क्वेश्चंस होंगे, लगभग लगभग सेम एग्जैक्टली आपके कॉपी से मिल जाएंगे, जो मैं आज क्लास में करवा रहा हूं, जो आपको बोर्ड पे अभी करवा रहा हूं। इसलिए एक एक चीजों को बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत सिस्टमेटिक वे से। जो भी प्रश्न वाले बच्चे हैं, जो भी प्रश्न वाले बच्चे हैं, एक एक चीजों को याद कर लो, ऐसे तैयार कर लो, ऐसे तैयार कर लो कि भैया बस कर दो, कर दो, आज आगे बढ़ो, पूरे जोश उमंग के साथ काम करो, बड़ा मजा आता है मेरे बच्चे। क्या कहना चाह रहा है? एज्यूमिंग दैट टाइम पीरियड ऑफ ए प्लेनेट डिपेंड्स अपॉन इट्स मीन डिस्टेंस आर, मीन डिस्टेंस आर। अब यहां पर देखो, जो इसका टाइम पीरियड है वो आर पे डिपेंड किया। ओके बच्चों, फ्रॉम द सन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, यस, एंड मास ऑफ द सन। तो मुझसे पूछा जाता है कि प्रूव करके दिखाओ कि T प्रोपोर्शनल टू R का पावर 3/2। मुझसे पूछा जा रहा है बच्चों कि T प्रोपोर्शनल टू R का पावर 3/2। हमें कुछ बातों को समझना पड़ेगा। एक बार मुझे फिर से G का डायमेंशन निकाल लेना होगा, जो मैंने थोड़ी देर पहले G का डायमेंशन निकाला था। तो आपको याद होगा G का डायमेंशन ऐसे सिखाया था कि Gm1m2 बाय आर स्क्वायर। तो बताओ G का डायमेंशन कैसे निकलेगा? FR स्क्वायर बाय M1m2। बस इसको ऐसे लिखना होता है MLT-2 और ये L2 बाय M2। यस, तो इसका वैल्यू आएगा M-1 L3 T-2। तो उम्मीद करता हूं बातें समझ में आ रहा होगा। दोबारा बोल देता हूं, FR स्क्वायर बाय M1m2 MLT-2 गुना L स्क्वायर डिवाइडेड बाय बच्चों M स्क्वायर, M 2 बार M है तो ये ऊपर जाएगा तो M-1 L3 T-2। अब यहां से आप समझो, हमें प्रूव करके दिखाना है कि T प्रोपोर्शनल टू वाकई R का पावर 3/2 था। तो मैंने कुछ ऐसा सोचा कि T प्रोपोर्शनल टू R, देखो R, देखो R मतलब L। मैंने ऐसा कुछ सोच लिया बच्चों, मैंने कुछ ऐसा सोच लिया, बड़ी अच्छे समझने की कोशिश करते हैं कि T प्रोपोर्शनल टू R का पावर A, G का पावर B, ओहो, M का पावर C। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, R मतलब L का पावर A, G कहां गया भाई जी? M1, M-1 L3 T-2 का पावर B और M का पावर C। नो सॉल्व इट। इसको अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बच्चों? अच्छे से सोचो। M का पावर -B, यस, M का पावर -B। अब L का पावर हम बात करेंगे तो L का पावर यहां, अच्छा -B और भी है, देखो यहां पर C भी है, तो लिख देंगे बच्चों, यहां पर लिखेंगे बच्चों -B + C। L में लिखेंगे बच्चों, अच्छे से बारीकी से देखते जाना, गलती नहीं होनी चाहिए। L का पावर A, L का पावर 3B, L का पावर A + 3B, यस। ऐसे मुझे बताओ T के बारे में, T के बारे में बोलोगे -2B, यही हो गया। अब यहां देख रहा हूं मैं M0 L0 T1। बस इसको सॉल्व करना है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों
तो मैं देख पा रहा हूं, मैं बड़ी आसानी से देख पा रहा हूं बच्चों कि यहाँ जो टर्म डिफाइन हो रहा है कुछ ऐसा डिफाइन हो गया कि -2b बराबर 1, -1 -2b बराबर 1, तो b बराबर मेरे बच्चे माइनस में हाफ। ओके, बहुत अच्छी बात है। यहां से मैं देख पा रहा हूं बच्चों कि -b + c बराबर 0, तो b बराबर c, इसका मतलब c का वैल्यू भी हो जाएगा हाफ, माइनस हाफ। अच्छा, अब यहां पर क्या बोला गया कि a प्लस 3b बराबर 0। देखो जीरो है ना, ये जीरो है ना, तो मैं लिख सकता हूं a+3, बी के बदले में लिख देंगे माइनस हाफ बराबर 0। ए का वैल्यू आ गया 3/2। अब यही से समझ में मेरे को आ रहा है, दिख भी रहा है, ए का वैल्यू 3/2 आया, ए का वैल्यू 3/2 आया, तो आर का पावर ए है, आर का पावर कितना आ गया 3/2, तो टी प्रोपोर्शनल टू आर का पावर 3/2। तो मैं लिख सकता हूं टी प्रोपोर्शनल टू आर का पावर 3/2। बाकी भी टर्म है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बाकी टर्म नहीं है, बाकी टर्म है, बाकी टर्म पूरे भी लिख देता हूं मैं। जी का पावर क्या लिख दोगे बच्चों, जी का पावर बी, और बी का वैल्यू है सी के बराबर, सी का वैल्यू है माइनस हाफ, माइनस हाफ। और देखो, और एक टर्म डिफाइन हो रहा था मास, तो मास को लिख दोगे, मास का पावर क्या लिखोगे बच्चों, सी, सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है माइनस हाफ, माइनस हाफ, तो माइनस हाफ लिख दोगे। तो यहां से साफ साफ हो रहा है कि टी जो प्रोपोर्शनल है आर का पावर 3/2 है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा, बहुत टफ टॉपिक नहीं है, अच्छे से इंटरटेन करो, अच्छे से एंजॉय करते हुए आगे बढ़ो। अब यहां पर देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फिर से आ रहा है, कह रहा है कि द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव मे बी इन टी जो है वो डिपेंड करता है, टी जो है वो डिपेंड करता है मास पर यूनिट लेंथ, टेंशन टी पे डिपेंड करता है, नहीं, यहां पर कुछ और बात कह रहा है। यहां कह रहा है कि द स्पीड ऑफ वेव जो है ना वो डिपेंड करता है टेंशन के ऊपर में, मास पर यूनिट लेंथ के ऊपर में। तो हमसे कोई एक्सप्रेशन बताने के लिए बोल रहा है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम ऐसे बोल देते हैं टी का पावर ए, म्यू का पावर बी, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम यहां पर कह सकते हैं टी स्टैंड फॉर टेंशन, टी स्टैंड फॉर टेंशन, तो टेंशन मतलब फोर्स, तो फोर्स क्या लिख दोगे बच्चों, MLT-2 का पावर ए। और यहां बताओ मुझे, यहां बताओ म्यू क्या होता है, मास बाय लेंथ, मास बाय लेंथ का पावर बी। मैं इसको सॉल्व करता हूं, अच्छे सॉल्व करूंगा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं MLT-2 का पावर ए, और यहां लिख देता हूं ML-1 का पावर बी। फाइनल बात कर लेता हूं मैं यहां पर, तो मैं कहता हूं V प्रोपोर्शनल टू M का पावर A प्लस बी। यस, अच्छा, L का पावर क्या हुआ, L का पावर V होगा वही, यहां A और यहां B, A-B, यस। और T का वैल्यू क्या लिखेंगे, T का वैल्यू लिखेंगे माइनस में 2A। अच्छा, V होता क्या है, M0, L1 और T-1। अब यहां से इक्वेट करके देखिए क्या आता है, टर्म को डिफाइन करिए, LA-B, T-2A। यहां डिफाइन हो रहा है A+B बराबर 0, A बराबर -B, ये बात कंफर्म हो चुका है, अच्छी बात है बच्चों। फिर हम बात करेंगे -2A बराबर -1, तो A बराबर आ गया बच्चों हाफ, ये भी कंफर्म हो गया। A बराबर हाफ आ गया, तो B बराबर माइनस हाफ आएगा, ये बात भी कंफर्म हो गया है। अब यहां से हम कह सकते हैं कि A+B बराबर 1, A+B बराबर 1, A+B बराबर 1, यहां से हम कह सकते हैं A-B बराबर 1, A बराबर 1 + B, और B जो है
वो माइनस हाफ है, तो यहां से भी ऑथेंटिक हो रहा है कि वहीं आ गया डाटा। ए बराबर 1, ए बराबर हाफ, बी बराबर माइनस हाफ। तो बस सोचना क्या है, ए बराबर हाफ, बी बराबर माइनस हाफ। तो फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा आ गया मेरे बच्चे कि v प्रोपोर्शनल टू t का पावर हाफ और म्यू का पावर माइनस हाफ। और मैं इसको लिख सकता हूं v प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट में t बाय म्यू। यस, नया फॉर्मूला जनरेट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में अच्छे से आने लगा होगा। आगे बढ़िए, रुकिए मत बच्चों, फटाफट फटाफट आगे बढ़ते जाइए। आपके सामने स्क्रीन पर फिर से क्वेश्चन आ गया। अच्छे से मैं मौका दे रहा हूं, जल्दी जल्दी करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि इसमें क्या आंसर हो जाता है। कहना क्या चाह रहा है कि जो फोर्स है, जो वेलोसिटी है और जो टाइम है, उसको अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी मान लें तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। तो भाई डेंसिटी मान लो, डेंसिटी इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ का पावर ए, वेलोसिटी का पावर बी और टाइम का पावर सी। तो भाई जरा सोचो, इसको हम तुम कैसे लिखोगे। एफ का मतलब एम एल टी -2 का पावर ए, वी के बदले में LT-1 का पावर बी और इसके बदले में सी। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूं, ध्यान देना कि डेंसिटी का डायमेंशन मैं ऐसे लिखने वाला हूं, ध्यान देना। m का पावर 1, l का पावर -3 और t का पावर 0, बस m बाय वॉल्यूम। अब यहां से मैं सॉल्व करता हूं अच्छे से। m का पावर a, l का पावर a प्लस बी, t का पावर -2a प्लस सी, बस -2a माइनस बी प्लस सी। अब यहां पर आप समझो, इसको मैं ऐसे लिखूंगा m1 l-3 t0। यहीं से समझ में आ गया कि जो a का वैल्यू आया वो 1 आ गया, जो a प्लस बी का वैल्यू आया वो -3 आया। a का वैल्यू 1 है तो वैल्यू हो जाएगा b का -4। अच्छी बात है भाई। और हम बात कर लेते हैं 0 बराबर -2a माइनस बी प्लस सी। ए का वैल्यू 2 है, ए का वैल्यू 1 है तो -2, माइनस माइनस प्लस 4, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस सी। 4 में से 2 गया 2, सी बराबर -2। मैं कह सकता हूं इसका आंसर कुछ इस प्रकार होगा कि एफ रो प्रोपोर्शनल टू एफ का पावर 1, वी का पावर -4 और टी का पावर -2। मैं इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं, ठीक। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि किस प्रकार से हम क्वेश्चंस को डिजाइन कर रहे हैं, किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी तो एक बात तो बताना भूल गया यार, इसमें जितने भी क्वेश्चंस है ना, सारे जेईई मेन 2024 के क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं, करंट ईयर से क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान रखना, बिल्कुल फ्रेश ईयर से क्वेश्चन कर रहे हैं। मतलब 23, 24, 20, 21 तक ही क्वेश्चन लिया है, मैं उससे पुराने क्वेश्चन लेने की कोशिश ही नहीं किया। बिल्कुल अपडेटेड रहो, बिल्कुल अपडेटेड रहो कि किस प्रकार से क्वेश्चन आने और कैसे हम जवाब देंगे। आगे बढ़ो, रुको मत, रुकना नहीं है मेरी क्लास में, जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी बताओ, वीडियो पॉज करो, जल्दी बताओ क्या कहना चाह रहे हैं। द स्पीड ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन वाटर इज गिवन बाय इतना। अच्छा, ये लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो v बराबर दे रखा है, लैम्डा का पावर a, g का पावर b, रो का पावर c। इसका मतलब हम कहेंगे लैम्डा तो होता है l, तो l का पावर a, ये होता है LT-2 का पावर b, और ये क्या लिखोगे, डेंसिटी। रो क्या है, डेंसिटी है ना, डेंसिटी है तो मास बाय वॉल्यूम, m
L माइनस 3 का पावर C। और ये V को कैसे लिखोगे? अब V फिलहाल V रहने दो, पहले सॉल्व करो इसको। तो इसको लिख दोगे L का पावर A प्लस B, A प्लस B माइनस 3C। यस। M का पावर ओनली C, M का पावर ओनली C, और T का पावर, जल्दी बताओ, T का पावर माइनस 2B। यहां V का नाम लिया हुआ है, M0 L1 T माइनस 1। बस फटाफट चेक कर दो, माइनस 2B का वैल्यू आया है माइनस 1, तो B का वैल्यू आ गया हाफ, कर दो साफ। B का वैल्यू हाफ आया, इसका मतलब ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बस यही सही। इतना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बात खत्म। जल्दी जल्दी बताओ इसका क्या आंसर होगा। हमें बोला गया कि जो फ्रीक्वेंसी है वो दे रखा है, R का पावर A, रो का पावर B, और सरफेस टेंशन का पावर C। तो भाई हमसे पूछा जा रहा है A B C का। अच्छा, ये R रो S क्या है, सब लिखा हुआ है। R इज द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, और S इज द सरफेस टेंशन, एंड रो इज द डेंसिटी, और F इज द फ्रीक्वेंसी। इसको तो मैं लिख दूंगा M0 L0 T माइनस 1, बिकॉज फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है माई T का पावर माइनस 1। R में लिख दूंगा मैं R मतलब L A, और इसको लिख दूंगा ML माइनस 3B। और सरफेस टेंशन के बारे में जानना जरूरी है तुम्हें। सरफेस टेंशन बेसिकली होता क्या? फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम सरफेस टेंशन कह रहे हैं, ध्यान देना। ये सरफेस टेंशन का मतलब टेंशन नहीं होता, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। अगर इसका डायमेंशन चेक करें तो ऐसा होता है ML माइनस 2 बाय L। इसका डायमेंशन हो जाएगा M1 L0 T माइनस 2। यस, ध्यान रखिएगा छोटा सा बात। तो मैं कह सकता हूं कि सरफेस टेंशन इज M1 L0 T माइनस 2 का पावर C। बस सॉल्व करना है बच्चों। L, अब यहां से हम देख सकते हैं M का पावर क्या होगा, B प्लस C। L का पावर क्या होगा, यहां A, यहां माइनस 3B। ओके, समझ में आया बात है। अब यहां देखो, और T का वैल्यू क्या लिखोगे, माइनस 2C। यहां से आप कह सकते हो M0 L0 T माइनस 1। प्लीज चेक इट। माइनस 2C बराबर माइनस 1, तो C बराबर हाफ, कर दो साफ। हाँ, बढ़िया बढ़िया, कम से कम ये पहले से दे दे यहां में, तो C बराबर हाफ। अब हम बात कर लेते हैं B प्लस C बराबर 0, तो B बराबर माइनस C। तो अगर C हाफ हो गया तो B माइनस हाफ होगा, B माइनस हाफ होगा। तो देखो, और तो कोई दिख नहीं रहा है मुझे। C जो है, नहीं, यहाँ पर 2 और 4 में पंगे हैं, तो मुझे और भी सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ देखो, मैं कह सकता हूँ यहाँ T में, यहाँ मैं और भी बात कर सकता हूँ, मुझे B भी निकालना पड़ेगा, A भी निकालना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, A माइनस 3B बराबर 0, A बराबर 3B, A माइनस 3B बराबर 0, A बराबर 3B, तो माइनस 3/2 आ गया। तो मुझे B ही सही दिख रहा है मुझे इसका आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से बच्चों आ रहा होगा। तो अच्छे एंजॉय कर रहे होगे ना बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इसका आंसर। आपके सामने फिर से मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। यहां बोला गया कि R, XL और XC तीनों के तीनों रेसिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस है? सीधा सा फंडा है, इसका भी यूनिट ओम होता है, इसका भी यूनिट ओम होता है, इसका भी यूनिट ओम होता है।
हमें एक ऐसे क्वांटिटी की जरूरत है जो डायमेंशनलेस है। तो जो जितना जैसा डायमेंशन ऊपर होगा वैसा डायमेंशन नीचे भी होना चाहिए। तो मुझे यही सही लग रहा है, बिकॉज ये अंडर रूट में है, स्क्वायर में बाहर निकलेगा तो वही रह जाएगा, और ये उतना डायमेंशन और ये भी उतना डायमेंशन मिलकर कट जाएगा। जैसे देखो, ओम, अंडर रूट में ओम, ओम 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 ओम, जो डायमेंशन है इसका वही डायमेंशन, मतलब सेम ऐसे, तो इसका रेशियो सेम हो जाएगा, तो मैं कहूंगा कि डायमेंशन लेस हो जाएगा ये। आगे बढ़ो बच्चों। अब आपके सामने स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए। आप इसको, ये सारे आपको मैंने करवा चुका हूं, प्रेशर ग्रेडियंट, स्ट्रेस, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम सब करवा चुका हूं। जल्दी जल्दी देखते जाओ और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना। ये भी करवा चुका हूं, लेटेंट हीट, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी, प्रेशर ग्रेडियंट सब करवा चुका हूं, मैच करो। आगे देखो बच्चों, ये भी मैं करवा चुका हूं, यंग्स मॉडुलस, विस्कोसिटी, एच और वर्क फंक्शन ये भी करवा चुका हूं। जल्दी जल्दी फटाफट इसको मैच कर लेना, ठीक है। अब ये भी करवा चुका हूं, प्लैंक कांस्टेंट। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है इसको समझ लो। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होता है ना वो होता है क्यू वी नॉट, और ये वी नॉट को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वी नॉट हो जाएगा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मतलब एनर्जी बाय चार्ज। तो मुझे ऐसे लिखना होगा एनर्जी का डायमेंशन। एनर्जी का डायमेंशन क्या लिखोगे? फोर्स का डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन, एफ एस एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाई 80। तो ये हो जाएगा इसका डायमेंशन। बाकी मैंने आपको अच्छे से करवा रखा है। तो उम्मीद करता हूं बच्चे बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ, फिर से मिलेंगे। अब जो सुनेंगे हम लोग, वो टॉपिक का नाम होगा एरर मेजरमेंट, और हम एरर को देखने की कोशिश करेंगे, और एक ही लेक्चर में हम एरर को भी फिनिश करेंगे, और वो भी अगले लेक्चर में मिल जाएगा। 1-2 दिन में वो भी लेक्चर आ जाएंगे। तो फटाफट फटाफट हम लोग टॉपिक कवर करते चले जाएं, एंजॉय करते चले जाएं। और इसके मैं कुछ क्वेश्चंस पीडीएफ के रूप में भेजूंगा, और वो सारे क्वेश्चंस आपको कर लेना होगा। ए टू जेड क्वेश्चन को कर लेना। उसके बाद दुनिया कहीं से क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आपसे बन जाएगा। यहां तक कि मैंने ओपनली बताया कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मिलते जुलते आपके कॉपी से ही क्वेश्चन मिलेंगे। हो सकता है 90-95% चांस होगा कि उसके डाटा भी आपके कॉपी से ही मिले। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, फिर से मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।